मैं श्री विवेक शर्मा जी, जो कि छिंदवाड़ा गुरुकुल में प्राचार्य हैं एवं मध्य प्रदेश की जो नई शिक्षा नीति की टास्क फोर्स समिति है उसके सदस्य भी हैं। सर का बहुत लंबे समय का एज प्रिंसिपल अनुभव है और साथ ही साथ में टीचिंग का तो और भी ज़्यादा है। और सर के मार्गदर्शन में, श्री विवेक शर्मा सर के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा में जिस तरीके से लोग तैयार हुए हैं टीचिंग के लिए, सेवा के लिए, और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बहुत गर्व का विषय है कि वहाँ से निकल करके लोग दूसरे गुरुकुलों को संभाल रहे हैं और इतना उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो सर के द्वारा ही डेवलप हुआ है। मैं निवेदन करूंगी श्रीमान विवेक शर्मा जी से कि वे गुरुकुलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की युक्तियां एवं फीस कलेक्शन की समस्या का निदान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री विवेक शर्मा सर। सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी गुरुकुलों के सम्माननीय संचालकगण, प्राचार्यगण, शिक्षक एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे पास ऐसा नया बताने के लिए कुछ भी नहीं है जो केवल मैं ही जानता हूँ। बहुत सी चीज़ें आप लोगों में स्वयं पहले से जानते हैं, बस केवल मैं उनको एक पुनर्स्मरण के रूप में आपके सामने पुनर्स्मरण कराने की दृष्टि से आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि एक पेन और डायरी लेकर के बैठें, क्योंकि हो सकता है ये कम्युनिकेशन हमारा वन वे हो जाए। समय की सीमा है, तो कभी कोई क्वेरी आती है तो उस पर हम बात भी कर सकते हैं अलग से, इससे सभी का समय जाया नहीं होगा। दूसरा, अपनी अपनी अलग अलग स्कूल्स की, गुरुकुल्स की समस्याएं हैं, अपनी अपनी अलग भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है। ऐसे में जो कॉमन बात हो सकती है वो मैं आपके सामने निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश करें कि मेरा कमेटी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है 4 दिन के वर्कशॉप को, उससे निवेदन है कि आखिरी दिन एक शंका समाधान का सेशन भी रखेंगे, तो उसमें फिर हम एक दूसरे के साथ ओपनली कन्वर्सेशन कर सकेंगे। जैसा मेरा पहला विषय है कि गुरुकुल में संख्या कैसे बढ़े, छात्र संख्या, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा मेरे से पूर्व में प्रस्तावक आदरणीय वेंकट सर ने भी विषय रखा कि अनेक अनेक संस्थाओं में संपर्क किया, देखते हैं हम एक शैक्षणिक संस्था हैं और भारतीय शिक्षण पद्धति पर आधारित गुरुकुल परंपरा के अनुसार शिक्षण कैसे हो, इस संकल्पना को लेकर के हमारे पूज्य बापूजी ने एक बहुत ही विशाल उद्देश्य को ध्यान में रख करके गुरुकुलों की स्थापना की, और हमसे काफी उम्मीद रख करके ये गुरुकुलों की शायद बापूजी ने स्थापना की होगी, और समाज को हम उसका कितना प्रतिसाद दे पा रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए भी एक चिंतन का विषय इस सत्र में होना चाहिए। अब सवाल ये है कि संख्या बढ़े कैसे, तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, श्री योग वेदांत सेवा समिति, हमारे साधक, हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरुकुलों से जुड़े हुए समाज के अन्य लोग, इन सब के बीच में हमारा संपर्क कैसा है और हमारे काम का आउटपुट कैसा है, इस पर हमारी संख्या निर्भर करती है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि लगभग जितना गुरुकुल मैंने देखे हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग ठीक है, और मैं साधनों की बात करूंगा भी नहीं, क्योंकि साधनों की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी साधना। साधन अगर 19-20 होते हैं, कम होते हैं, और साधना अगर ठीक से हो जाती है तो फिर साधन ज्यादा मायने नहीं रखते। ऐसे कई विद्यालयों के उदाहरण हमारे सामने हैं।
तो फिर साधन अपने आप धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। सवाल यह है कि समाज में हमारा संपर्क कैसा है, समाज में हम कितनी जीवंतता के साथ गुरुकुल के मिशन और विजन को लेकर के अपना कार्य कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक अपना नेटवर्क है। अब नेटवर्क में जैसे मैंने अभी शुरुआती की, जिसमें समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भी बड़े प्रतिष्ठित और अच्छे लोग हमारे होना चाहिए। एज पर एफिलिएशन बायलॉज जो हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, तो उसमें सभी विधाओं के धनी और समाज में जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, जो समाज से जुड़े हुए हैं और समाज से एक हमारा और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं, ऐसे लोग हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हों। योग वेदांत सेवा समिति जो है वो साधकों से जुड़ी रहती है और साधकों से हमारे गुरुकुल भी जुड़े हों, और पेरेंट हमारे परिचित हैं, हितैषी हैं, बल्कि घनिष्ठ सहयोगी हैं, इस पर विचार करें। और वो कैसे होंगे? जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन कराने आता है, उसके पेरेंट उसको लाते हैं, तो इतना तो हमको मान लेना चाहिए कि उस बच्चे को उसने नर्सरी में, KG 1 में या सेकंड में, जिस क्लास में भी एडमिशन करने के लिए स्कूल में लाए, तो उस बच्चे के लिए उसने जो सपना देखा है पेरेंट ने, वो उस सपने को पूरा कराने के लिए उसने हमारे गुरुकुल का, हमारे विद्यालय का चुनाव किया है। ये हमको इसका एहसास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पेरेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे गुरुकुल के वो परिचित ही नहीं बने, सहयोगी बने और हितैषी बने और काफी हमारे साथ खड़े होने वाले बने, और फिर वो समाज में हमारे कार्य को फैलाते हैं, हमारे विजन मिशन को फैलाते हैं, हमारे विजन को फैलाते हैं और हमसे लोगों को जोड़ते हैं। तो यहाँ एक गुरुकुल जो परिवार है वो एक टीम के रूप में काम करता है, और इस टीम में हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से लेकर साधक, समाज, पेरेंट्स, बच्चे हमारा कार्य का प्रतिबिंब है। जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए गुरुकुल में आते हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं, वो समाज में जाते हैं तो समाज उनके अंदर आने वाले बदलावों को देखता है और वो उससे हमारा गुरुकुल रिफ्लेक्ट करता है। और जहाँ ये सब चीजें ठीक से होने लगती हैं, वहां फिर स्ट्रेंथ के लिए समस्याएं ज्यादा होती नहीं है। शिक्षा और संस्कार, पूज्य बापू जी का जो विजन है, उसमें उत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार। तो उत्तम शिक्षा और उत्तम संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग अलग नहीं है। उत्तम संस्कार होता है तो उत्तम शिक्षा भी होने लगती है, और शिक्षा अगर उत्तम है तो संस्कार भी उत्तम होने लगते हैं। मूल बात यह है कि हमारे शिक्षा की या शिक्षण की गुणवत्ता कैसी है। हमारा विद्यार्थी शिक्षा और संस्कार में जब समाज में, परिवार में जाता है तो वो कैसा दिखता है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ स्कूल में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे शिक्षण में, हमारे कार्यक्रमों में कैसी गुणवत्ता दिखती है, व्यवस्था प्रियता दिखती है कि नहीं। हमारे स्कूल के कार्यक्रम एकदम व्यवस्था प्रिय होते हैं, सउद्देश्य होते हैं। शिक्षा एक सउद्देश्य होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के पीछे उद्देश्य होता है, वो राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो हर समय हमारे जो विद्यालय की कोई भी गतिविधि है,
उसमें गुणवत्ता है, उसके पीछे चिंतन है, उसके पीछे उद्देश्य है, वो सउद्देश्य है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम सभी को चिंतन करना चाहिए। और समाज स्पर्शी हम जितना ज्यादा हो सकते हैं उस प्रकार से हमको चिंतन करके अपने विद्यालय के एनुअल प्लानर को डिजाइन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब अभिभावक पेरेंट्स से संपर्क जहां अच्छा होता है, समय से पीटीएम होती है, पीटीएम में 100% पेरेंट्स की उपस्थिति होती है, साल में कम से कम 4 पीटीएम होते हैं जिसमें टीचर से आकर के पेरेंट्स मिलते हैं। ये नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है। रिजल्ट देखते हैं बच्चों की, रिजल्ट केवल एक एकेडमिक पार्ट नहीं, दूसरा उसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसका आकलन शिक्षक करता है और चारों पीटीएम में बच्चे के गुणात्मक विकास क्या हो रहा है, उन्नति अवनति क्या हो रही है, इस पर चर्चा करता है। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर होती है और गुणात्मक रूप से उसमें सुधार आए बच्चे में, इसके प्रयास आपकी ओर से हमारी ओर से दिखते हैं, तब वो पेरेंट हमारा वेल विशर बनने लगता है और गुरुकुल के प्रति उसमें श्रद्धा और विश्वास जागृत होने लगता है। हम तो छिंदवाड़ा गुरुकुल में साल में एक बार नगरीय विद्यालयों में नगरीय विद्यार्थियों में आप संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं, घर जाने की कोशिश भी करते हैं, जाते हैं किस परिवेश में रहता है, वहाँ की सामाजिक रचना क्या है, वहाँ का जो मोहल्ला जिस जगह भी वो रहता है वहाँ के किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस परिवेश से बच्चा आता है उसी प्रकार का उसका स्वभाव भी होता है, उससे उसके क्लास में शिक्षण करने में बहुत सुविधा मिलती है और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में भी सुविधा मिलती है। टीचर केवल बच्चे को विषय नहीं पढ़ाता है, उस बच्चे का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार का जुड़ाव जो है हमारे टीचर्स के साथ में बैठ करके हमारी टीम, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, वो उद्देश्यपूर्ण ढंग से पेरेंट्स, सबसे पहला तो हमारे पेरेंट्स ही समाज से जुड़े हुए हैं ना, वो कोई विश्वास लेकर के बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने लाते हैं, तो उस विश्वास को पूरा करना, नियमित पीटीएम में बच्चों की जो अपेक्षाएं हैं, पेरेंट्स से जो अपेक्षाएं हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि आज का समय तो पेरेंट्स के ओरिएंटेशन करने का भी समय है। हम पीटीएम में बच्चों के विषय में क्या सुझाव हो सकते हैं, उसकी मेमोरी कैसी है, उसको कार्य को कितने तत्परता से करता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, कैसा साफ सुथरा आता है नहीं आता है, स्वभाव कैसा है, शैक्षणिक प्रगति विषयवार कैसी है, ये सारी चीजों के ऊपर में हमारा बैठ करके रिजल्ट का एनालिसिस करके टीचर्स के सामने पेरेंट्स से कैसे पीटीएम में बात रखना, ये सारी चीजों की प्लानिंग इन एडवांस करके फिर हम पीटीएम कॉल करते हैं। अब 2 प्रकार से होती है, एक तो अभिभावक गोष्ठी होती है, उसमें कोई हमारे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मिलकर के सामूहिक रूप से विषय रखते हैं। एक कभी ऐसा भी करते हैं कि हम क्लास वाइज क्लास टीचर बच्चे के पेरेंट से मिलता है और उसकी प्रोग्रेस देता है। तो जहां जो आवश्यक लगे उस प्रकार से आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखिए और उसको लगना चाहिए कि विद्यालय हर छोटी छोटी चीज के ऊपर काम करता है, चिंतन करता है और उसको लेकर के वो ठीक करना चाहता है, तब हमारे पेरेंट्स सहयोगी बनते हैं और वेल विशर बनते हैं। तो ये जरूरी है, एक तो कुल मिलाकर के अभिभावक के साथ संपर्क, फिर हमारे समिति के लोग हैं, साधक हैं, वहां तक हमारा मिशन और विजन, गुरुकुल का उद्देश्य जाना चाहिए और वो हमारे सक्रिय सहयोगी बने। हमारे शिक्षक भी समाज से आते हैं, वो भी किसी पड़ोस में, परिवार में 4 लोगों के बीच में गुरुकुल का विषय रखते हैं, तो उनका लगाव गुरुकुल से कितना है और कैसे बढ़ेगा, और गुरुकुल के मिशन और विजन के ऊपर उनका विश्वास कैसे बढ़ेगा और वो कैसे हमारे साथ समरस हो गए हैं, कैसे हमारे परिवार का अंग समझने लगे हैं अपने आप को,
इस बात की चिंता भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से करके प्रयास करने चाहिए। बहुत से समाज के लोग ऐसे हैं जो हमसे परिचित नहीं है, शिक्षा विभाग के लोग हैं, अन्य अन्य प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, व्यापारी हैं जिनसे हमारे स्कूल का कुछ खरीद फरोख्त होती है, वो लोग हैं, या जहां तक हम जा सकते हैं समाज में वहां तक गुरुकुल का इंट्रोडक्शन हमारे बोलने से नहीं जाएगा कि हमारा गुरुकुल ऐसा है, हमारा ये है, हमारी ये है, हमारे उद्देश्य ये हैं। हमारे काम से हमारा परिचय होता है। कैसे काम से परिचय होता है? हमारे गुरुकुल की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी है, गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे का शारीरिक, शैक्षणिक, मानसिक, बौद्धिक विकास किस प्रकार का है, वो बच्चा हमारा समाज में हमारा प्रतिबिंब है, और वही हमारे गुरुकुल को समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। शिक्षक की प्रतिष्ठा इस बात से नहीं होती है कि वो शिक्षक है, प्रिंसिपल है। शिक्षक की प्रतिष्ठा इस बात से बढ़ती है कि उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी समाज में किस प्रतिष्ठित जगह पर काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और शिक्षक को सम्मान उसके विद्यार्थी दिलाते हैं। तो हमारे शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी समाज में जाकर कहां पर, किस रूप में हम कितना उनको तैयार करके भेज रहे हैं, शारीरिक, प्राणिक, आत्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से। केवल शिक्षा एक पक्षीय नहीं हो सकती है, जो बहुआयामी विकास बच्चे का है उस सब के लिए चिंतन करके जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं और धीरे धीरे ये सारी चीजें समाज में पहुंचती हैं, तो फिर एक धारणा बनती है, और धारणा बनती है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा गुरुकुल आगे बढ़ता है। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के अगर हम रोने बैठ जाएंगे तो वहां तो टीवी है, मोबाइल है, और तमाम फिल्म है, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को डिवेट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमारी हमारी चीजों पर फेथ रखता है, विश्वास रखता है। हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और वहां तक भी पहुंचे और वहां तक हम प्रामाणिकता के साथ काम करके देंगे तो डेफिनेटली हमारे गुरुकुल की छात्र संख्या में बढ़ोतरी होगी और समाज में हमारा दायरा बढ़ेगा, और जो अपरिचित हैं वो भी हमसे परिचित होंगे, वो परिचित हैं वो हमारे सहयोगी होंगे, सहयोगी ही नहीं होंगे, घनिष्ठ होंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए हमको काम करना पड़ेगा समर्पण के साथ। इसमें शिक्षकों का भी समर्पण बढ़े और बच्चों के विकास, शैक्षणिक दृष्टि से उसकी आदतें हैं, बच्चे का अनुशासन पक्ष है, बच्चे का शिक्षण है, बच्चे का स्वभाव है, ये सभी चीजें तो समाज में जाती हैं। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में आया है तो एक सपना लेकर के आया है, 12 साल पढ़ेगा वो, मैं तो यही मानता हूं कि फर्स्ट से लेकर के 12th तक पढ़ेगा, तो उसके जीवन को किस रूप में ढालना है ये पूरी जिम्मेदारी शिक्षण संस्था की हो जाती है। और ये सामूहिक जिम्मेदारी है, ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। उसका शैक्षणिक पक्ष कैसा होगा, वो समाज में कितना अनुशासित होगा, उसका संस्कार पक्ष कैसा होगा, उसका आदत एवं स्वभाव कैसा होगा, स्ट्रेस को कितना झेल पाएगा, चुनौतियों को कितना संभाल पाएगा, ये सारी चीजें जब वो समाज में जाता है तो वो हमारा प्रतिबिंब बन के जाता है। और इसमें साधना की आवश्यकता है, साधन सेकेंडरी है। फिर एक कभी कभी हमको इस बात का, मैं कभी, हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके साथ में हम लोग बात करते थे तो वो बोलते थे कि लक्ष्य और उपलब्धि में अंतर क्यों आता है। लक्ष्य तो हमने बहुत बड़ा लिया है, उपलब्धि छोटी आती है, कम आती है, उसका क्या कारण है? तो वो कारण बोलते थे कि लक्ष्य और उपलब्धि में यदि अंतर कम है तो आपकी कार्य पद्धति ठीक है, और लक्ष्य और उपलब्धि में अंतर बहुत बड़ा है तो हमारी कार्य पद्धति कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। हमारे सामने मिशन और विजन क्लियर नहीं है, अगर है भी तो हमारी, ये कहते हैं ना कि शिक्षा ज्ञान इच्छा और क्रिया के ऊपर निर्भर करती है, ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष।
ज्ञान बहुत है, भाव कितना है, भाव भी बहुत है, लेकिन क्रिया पक्ष कहीं कमजोर पड़ता है। और आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसी बात का ध्यान दिया जा रहा है, स्किल एजुकेशन। केवल रटा हुआ व्यक्ति, केवल ज्ञान से भरा हुआ उसका ब्रेन, उसका ज्ञान का प्रयोग कौशल के रूप में कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हमको जो काम करना है, तो हमको हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमने इतने साल, इस साल इतने एडमिशन करना है, इतना अच्छा रिजल्ट देना है, स्कूल में ये साधनों की कमी है, आने वाले 5 सालों में हम ये चीजें बढ़ाएंगे। पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, त्रिवर्षीय योजना बनाते हैं। तो उसमें हम अपने स्कूल के एक पैरामीटर्स देखते हैं कि हम लैब को इतना करेंगे, लाइब्रेरी को इतना करेंगे, छात्र संख्या इतनी होना चाहिए, अर्थव्यवस्था इतनी होना चाहिए, इतने साधनों को जुटाने के लिए इतने विद्यार्थी होना चाहिए। तो इतना जब पैसा आएगा तो उससे हम धीरे धीरे ये सारी गुणवत्ताएं बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का एक समग्र चिंतन करके और समाज को साथ लेके, अपने शिक्षकों को साथ लेके, हमसे जुड़े हुए जो भी समिति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, साधक हैं, शिक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसके बीच में हम कैसे अपने आप को चीजें कर सकते हैं, तो फिर हमारे लक्ष्य पूरे होंगे और लक्ष्य और उपलब्धि के बीच में अंतर कम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अपनी कार्य पद्धति को लेकर के हम खुद पर पहले तो भरोसा करना चाहिए। जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो एक बड़े मन के साथ, बड़े उद्देश्य के साथ और आत्मविश्वास के साथ बड़ा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं हम। और अपना जो कॉन्सेप्ट है गुरुकुलों का, जिसको हम मिशन विजन कहेंगे, उसको विजन को हमेशा ध्यान में रख के योजना बनानी चाहिए। हम समाज को देख करके, समाज के गिरते हुए स्तर को देख करके हम अपनी चीजों से समझौता कर लेंगे, ऐसा मैं कदापि नहीं कह रहा हूं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, समाज की आवश्यकता की पूर्ति हमको कैसे करना है, इसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। हमारा जो मूल ध्येय है, गुरुकुलों की संस्थापना का जो मूल उद्देश्य है पूज्य बापू जी का, उसको केंद्र में रखते हुए हमारे कार्य प्रणाली में हम कैसे हमारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम समाज को अच्छे से अच्छे परिणाम दे सकते हैं और समाज की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। अब एक और बात आती है, जैसे अभी हमारे आदरणीय वेंकट सर कह रहे थे कि अन्य विद्यालयों से हम तुलना करते हैं। मैंने 22 साल विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में काम किया है। 12 साल में आचार्य रहा वहां, बाद में 22 साल के 10 साल में वहां प्राचार्य भी रहा। रेजिडेंशियल स्कूल्स में काफी लंबे समय काम किया। 38,000 स्कूल चलाते हैं विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान पूरे देश में। उसमें से कुछ ग्रामीण विद्यालय हैं, कुछ संस्कार केंद्र हैं, कुछ नगरीय विद्यालय हैं, कुछ आवासीय विद्यालय हैं। सौभाग्य मेरा था कि मैं मैक्सिमम टाइम आवासीय विद्यालय में रहा। अब वहां की छात्र संख्या को लेकर के देखें, हम तुलना करते थे, जैसे अभी महर्षि योगी या डीएवी या अन्य स्कूलों की बात करें, ऐसे मैं भी विद्या भारती के स्कूल्स में देखता था। मैं भी नगर के जो अन्य विद्यालय हमारे कॉम्पिटिटर हैं वहां की तरफ देखते थे, तो वहां संख्या, फीस ज्यादा है वहां, हमारी फीस कम है तो भी बच्चे नहीं आते। अरे कुछ जगह ऐसी स्थिति होती है, अरे भाई फीस हमारी ज्यादा है, वहां फीस कम है, वहां बच्चे चले जाते हैं। ये सब बातें कोई मायने नहीं है। वो बड़ा स्कूल है साहब, उनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास नहीं है, ये भी कोई मायने नहीं है। मैं कह रहा हूं इस बात को अनुभव के साथ, हमारे परिणाम क्या है। मैं शिवपुरी सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय 13 साल 12 साल वहां आचार्य रहा, प्रिंसिपल भी वही हुआ बाद में। तो जब हमारे भोजनशाला जाने के लिए 200 मीटर के टुकड़े में बरसात में पानी भर जाता था और वहां पर हमारे पास रोड बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो हम पत्थर ईंटें डाल करके वहां तक भोजनशाला में बच्चों को पहुंचाते थे। पैसे नहीं थे
गार्डन डेवलप करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम संडे के दिन साइकिल लेकर के, थैला लेकर के जाते थे, तो अपने दोस्तों के यहाँ से गुलाब की कलम या कुछ जो पौधे हो सकते थे, सेवंती, डहेलिया, वो ला करके अपने गार्डन में लगाते थे, खुद लाइनिंग करते थे, खुद ईंट लगाते थे, खुद क्यारियां खोदते थे, खुद उसमें मिट्टी खाद डालते थे, और संडे के दिन 3-3, 4-4 घंटे हम श्रमदान करते थे। तब हमारे विद्यालय में छात्र संख्या 400 हॉस्टल में हुआ करती थी, 450 हुआ करती थी, 550 मेरे टाइम तक रही। और उस समय बच्चे वहां से निकले, वो विदेश में भी, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, भारत में तो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस में डीएसपी, एसडीओपी, टीआई भी हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हैं, बहुत सारी जगह पर वो बच्चे 10 साल के उस कार्यकाल में निकले थे। अब वहां संसाधन है, वहां बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत बड़े रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, 4-4 लॉन है, बच्चों के लिए स्टडी रूम है, सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर बच्चों की संख्या 160 है। और जब भोजनशाला जाने के लिए रोड नहीं था, हमको वहां पर पत्थर डालने पड़ते थे, ईंट डालनी पड़ती थी, मिट्टी की ट्रॉली डलाने के लिए 250 रुपए नहीं होते थे हमारे पास, मुरम डलाने के लिए, तो हम तो पत्थर बिछवा लेते थे बच्चों के साथ में। तब हमारे पास में 400 बच्चे होते थे। क्यों? कि उस समय रिजल्ट हम देते थे। गांव से आए हुए बच्चे जिनको कि हम घर घर जाके संपर्क करके लाते थे, और गांव गांव जाते थे। एक गांव से एक बच्चा आया, वो गांव में बच्चे हाई स्कूल 12th से ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, अगर वो बच्चा गांव में 85-90% लेकर के गया और उसने कोई छोटी सी परीक्षा पास कर दी, सब इंस्पेक्टर बन गया, रेलवेज में चला गया, कहीं चला गया, तो उस गांव का वो हीरो होता था, और उस हीरो के कारण से हमको 25 एडमिशन मिलते थे। बस भर के वो बोलेरो भर के और वो जीप भर के बच्चे लोग एडमिशन कराने के लिए 4-4 गाड़ियां भर के आते थे, खुशी होती थी। उसके ऊपर फिर लोग 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 कितनी साधना करते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी साधना कैसी चल रही है, उनका काम कैसा चल रहा है। तो मेरा आशय ये है कि संख्या फीस से या साधनों से नहीं है, हम कितना अच्छा कर रहे हैं इस पर ज्यादा डिपेंड करता है। हमसे अच्छा कोई कर रहा है तो वो स्ट्रेंथ लेगा। हमारे पास साधन कम है, लेकिन हमारा समर्पण पूरा है, लोगों को दिखता है, इतनी जल्दी नहीं दिखता है, बहुत दिनों तक। क्या होता है, बुरी चीजें जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं, और अच्छी चीजों को स्प्रेड करने के लिए बहुत धैर्य दिखाना पड़ता है, धीरे धीरे लोगों को उस पर विश्वास होता है। इसलिए मैं साधना 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 बार बार कह रहा हूं कि पूज्य बापूजी ने अगर गुरुकुल की सेवा हमको दी है तो वही हमारी साधना है। और उसमें कार्य का, स्व कार्य की समीक्षा और मूल्यांकन भी करना चाहिए। हम कितने दिन से काम कर रहे हैं, तो हम क्या परिणाम दे रहे हैं, परिणाम लक्ष्य में और उपलब्धि में अंतर है तो क्यों है। और हमको जिम्मेदारी दिया है इतने बड़े विद्यालय की, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य बापूजी के इतने बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए एक आचार्य के रूप में, क्योंकि प्राचार्य भी आचार्य ही होता है, मूलतः तो हम आचार्य ही है ना, शिक्षक है, सौभाग्य मिला है। तो हम वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कहाँ कहाँ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और टीम के रूप में काम करना पड़ता है। कोई भी सक्सेस जो आती है वो एक व्यक्ति से नहीं आती। एक व्यक्ति जो होता है वो उस विजन के साथ में पूरी टीम को तैयार करता है, क्योंकि सबकी भूमिका होती है उसमें। और योग्यता जो है ना, जिसमें नहीं है उसमें विकसित करना, और जो योग्यता है उसका सदुपयोग करना, दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो शिक्षक हैं, आचार्य हैं या कर्मचारी जो भी हमारे साथ टीम काम करती है, उनको हमारे मिशन और विजन के अनुसार उनका डेवलपमेंट करना, उनको योग्य बनाना, ये हमारा काम है। एक टीम के रूप में जितनी स्ट्रांग टीम होगी, जितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिनको संकल्पना क्लियर होगी कि भाई हाँ हमको ये करना है, ऐसे करना, और हम इसके लिए यहाँ हैं और टीम के रूप में काम करना है, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, गुणवत्तापूर्ण आएंगे। और देखिए क्या होता है, हमारे टीचर्स होते थे, एक्टिविटी है सर, एक टीचर को एक्टिविटी लेना है सर। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने काहे की एक्टिविटी लेना है आपको? बोले सर साइंस की एक्टिविटी लेना है। किस चैप्टर से लेना है? इस चैप्टर से लेना है। सर कोई एक एक्टिविटी मैंने निकाली,
अरे भैया, एक्टिविटी कराने के लिए एक्टिविटी नहीं है, मार्क्स चढ़ाने के लिए एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी काहे के लिए है? एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी इसलिए है कि उसके ज्ञान को पुष्ट करने के लिए और उसके ज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए, उसमें संस्कार डालने के लिए। कोई सैद्धांतिक पक्ष आपने साइंस का पढ़ाया, उसको उसके जीवन में व्यवहारिक पक्ष से जोड़ने के लिए एक्टिविटी है। तो यहाँ क्या होता है कि हमारे स्कूल में हम बहुत एक्टिविटी कराते हैं, सब्जेक्टिव एक्टिविटी कराते हैं, स्कॉलिस्टिक के साथ में कोई स्कॉलिस्टिक एरियाज में एक्टिविटी कराते हैं, एनुअल फंक्शन कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं। हमारा हर कार्यक्रम के पीछे कोई किसी भी एक्टिविटी के पीछे, चाहे मातृ पितृ पूजन दिवस है, चाहे तुलसी पूजन दिवस है, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भी कार्यक्रम हम वर्ष भर कराते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जैसे हमारे त्योहारों में आजकल हो गया है ना, मैं हम लोग गुरुकुल में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये सब चीजें हम अच्छे से करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आज हम देख रहे हैं होली, दीपावली, त्योहार, ये पता लगा कि ये इनका स्वरूप ही बदल गया समाज में, उसके पीछे का उद्देश्य ही गायब हो गया। ऐसे ही हमारी शिक्षण व्यवस्था है, वो ईटिंग और वॉमिटिंग में बदल गई। रटने में और कॉपी में वॉमिट करने में, पेन कॉपी लेकर के उगलने में, रटने में नंबर आ गए 90%, उसके जीवन में वो कितना आया? तो सउद्देश्य होता है, गुणवत्तापूर्ण होता है कार्यक्रम, संस्कार तब आता है बच्चों में और उसकी छाप तब पड़ती है। कोई भी योजना बनाते समय विद्यालय में वर्ष भर की, ये चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से चिंतन और शोधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं ना कि आत्मचिंतन और आत्मशोधन की भावना ही हमको आत्मा से परमात्मा का पद प्रदान करती है। तो हम अपने कार्य को लेकर के आत्मचिंतन करेंगे और आत्मशोधन करेंगे। हम करते हैं, हर बार हमको परिणाम नहीं मिलता है, नहीं मिलता, कोई बात नहीं, तो हम चिंतन करेंगे कि क्यों नहीं मिला, फिर शोधन करेंगे, फिर करेंगे। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सामूहिक चिंतन से होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। एडमिशन के लिए हम अक्टूबर नवंबर से प्लान कर लेते हैं। देखिए, हम लोग तो क्या करते थे, करते भी हैं, गुरुकुल छिंदवाड़ा में भी करते हैं, कि अक्टूबर नवंबर से, अभी हमारी छात्र संख्या माना कि 600 है, 700 है, अगले साल हम लैब बनाना चाहते हैं, लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, हम ग्राउंड्स में ये चीजें डेवलप करना चाहते हैं, हमको स्मार्ट क्लास बढ़ानी है, हमको कंप्यूटर बढ़ाने हैं, सीनियर सेकेंडरी हो गया है, उसमें इतने पीसी कम पड़ते हैं, अच्छे मॉडरेट पीसी चाहिए, अच्छे से अच्छे कंप्यूटर चाहिए, ये चाहिए, जो भी चीजें आपकी जरूरत की लगती हैं। तो उन सब के पीछे हमको छात्र संख्या बढ़ानी है। तो ये अक्टूबर नवंबर से हम लोग एक प्लान कर लेते हैं डायरेक्टर मैडम के दीदी के साथ बैठकर, पूरी टीम, और उसमें ये लगता है कि ये पूरी टीम का स्कूल है, ये मेरा स्कूल नहीं है, ये डायरेक्टर दीदी का स्कूल नहीं है। जब तक टीचर्स को और यहाँ साथ में काम करने वाले लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये मेरा भी स्कूल है, वो नौकर नहीं है यहाँ, और पेरेंट्स को भी हो लगना चाहिए कि ये मेरा भी स्कूल है, मेरे बच्चे का स्कूल है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। तो फिर हम प्लान करते हैं, प्लान करके जाते हैं, फिर नगर में संपर्क करते हैं, समिति में, साधक में, पेरेंट्स में, चारों तरफ से एक खुले मन के साथ में, खुले विचार के साथ में प्लानिंग करके एडमिशन के लिए जाते हैं, संपर्क करते हैं, छात्रावासी, गैर छात्रावासी, जो भी स्थिति है, हमारे गैर छात्रा, और उन तक हमारी साल भर गतिविधियां पहुंचती रहती हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है छिंदवाड़ा गुरुकुल में, कि आपके यहाँ भी बने हैं होंगे, कि हर क्लास के ग्रुप्स हैं। अगर हमने तुलसी जयंती मनाया, उसके वीडियोस भेजते हैं, फोटोग्राफ्स भेजते हैं, फेयरवेल किया, उसके भेजते हैं। छोटे से छोटा भी कार्यक्रम है, उसको हम, क्या होता है, जंगल में नाचा मोर किसने देखा भाई, आपकी क्लासरूम में तो बच्चे, पेरेंट्स नहीं आ रहे ना। कोविड के बाद स्कूल खुला, बच्चे लाइन अप होकर के आए, उनका हमने थर्मल स्कैनिंग किया, हमने उनके हाथ को सैनिटाइज किया, हमने उनको एक एक थोड़ा 3-3 फुट की दूरी करके बिठाया,
और टीचर मास्क लगाए हुए हैं, बच्चे मास्क लगाए हुए हैं। ये पेरेंट्स ने देखा, नहीं नहीं भाई स्कूल खुला है, बच्चे सेफ हैं, अच्छा लगता है, 10 लोगों को दिखाते हैं, देखो हमारा बच्चा स्कूल में जाता है। प्री प्राइमरी में क्लास में कोई एक्टिविटी होती है, कोई गेम्स होते हैं, पीटी होती है, डांस होता है, कलर्स डे होता है, वेजिटेबल्स डे होता है, फ्रूट्स डे होता है, वो सब छोटे छोटे सी चीजें घर तक पहुंचती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं भाई स्कूल में चल रहा है, वो 10 लोगों में चर्चा बनती। ऐसे हम समाज स्पर्शी बनते हैं। केवल पेरेंट्स तक नहीं जाना, बच्चों तक जाना, पेरेंट्स तक जाना, ये तो ठीक है, जाएगा ही जाएगा। समाज के अन्य लोग हैं, समिति के लोग हैं, साधक हैं, अन्य अन्य जो जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, एक ऐसे उन लोगों तक हमारी एक गतिविधियां गुणवत्तापूर्ण हो और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों के हम अपनी गतिविधियां डिजाइन करें और प्लानिंग के साथ जाएं। और फिर नवंबर दिसंबर से अक्टूबर से हम लोग प्रयास करें। और कहने से नहीं आएंगे, अरे भैया हमारे यहाँ एडमिशन दो, हमारे यहाँ एडमिशन दो, नहीं आता कोई। आपको देखेगा, आपको परखेगा और आपसे उसको एश्योरेंस होगा कि नहीं मेरा बच्चा ये सुरक्षित हाथों में जाएगा, वहां से कुछ बन के निकलेगा, तब उसमें एडमिशन आते हैं। इसके लिए थोड़ा लंबा परिश्रम और साधना करनी पड़ती है और वो टीम के रूप में काम करेगी। एक जन एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आप जितने स्ट्रॉन्ग अपने हैंड्स को कर लेंगे, हम लोग जितने स्ट्रॉन्ग अपने हैंड्स को कर लेंगे और जितने हमारी टीम ये समझने लगेगी कि नहीं ये मेरा है स्कूल, मेरे भी जिम्मेदारी है, मैं वहां प्रिंसिपल और डायरेक्टर की कोई भूमिका नहीं रह जाती है, होती है, वो चेयरपर्सन है, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, वहां तो होता ही है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी, लेकिन उस डिसीजन में वो सबको शामिल करता है और लोगों के अच्छे डिसीजन को भी लेता है और उनको ऐसा एहसास कराता है कि नहीं भी ये स्कूल आपका भी है, यहाँ आपका मत भी महत्वपूर्ण है और कई बार आपका मत हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर सही है तो हम उसको स्वीकार करेंगे। इस टीम की भावना के साथ में जब काम होंगे तो डेफिनेटली एडमिशन बढ़ेंगे और योजना बना करके काम करेंगे। जब जो टीम हम योजना बना के काम करेंगे, मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि पीटीएम में क्या विषय रखना, अभिभावक संपर्क में जाना तो क्या विषय रखना, साल भर की हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमारी आगामी योजनाएं क्या हैं, बापूजी के गुरुकुलों की स्थापना करने के उद्देश्य क्या हैं, उसमें से हम क्या क्या पूरा कर पा रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या आपके और सजेशंस हैं पेरेंट्स के। तो जब इस प्रकार से हम काम करते हैं प्लान करके एक टीम को साथ लेके, तो फिर परिणाम आते हैं और सारी उपलब्धियां पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए। विशेषताएं जो गुरुकुल की हैं उनको उसी विशिष्टता के साथ में हमको विद्यालय का संचालन करने का प्रयास करते रहना चाहिए, करना चाहिए और वो समाज तक हमारी चीजें जाती रहें। हम अच्छे हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमको अच्छे हैं लोग भी माने और लोग भी देखें, हम अच्छे दिखें, तो फिर बात दूसरी होती है। तो अच्छे बने, अच्छा करें और लोगों तक अच्छी चीजों को स्प्रेड करें, सबको साथ लेके चलें, तो डेफिनेटली हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी उपलब्धियां जब लोगों तक जाएंगी, धीरे धीरे हम स्थापित होने लगेंगे। कहाँ कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में कहाँ हमारे साधक हैं, कहाँ हमारे मजबूत लोग हैं, कहाँ से हमको एडमिशन्स मिल सकते हैं, कहाँ टीचर प्रभावशाली हैं, कहाँ कौन प्रभावशाली है, इस पूरी चीजों का चिंतन करना पड़ता है बैठ करके। और जब उसमें सामूहिक चिंतन होता है तो फिर प्रयास भी होते हैं, तो परिणाम आते हैं। और हमारे पेरेंट्स, मैं फिर कहूंगा इस बात को कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। वो जब दो बच्चे पढ़ने बैठते हैं घर में, एक बच्चा हमारे स्कूल का पढ़ता है, दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल का पढ़ता है, पड़ोस में अड़ोस में चाचा का पड़ोस का बच्चा, जब हमारे बच्चे की लैंग्वेज अच्छी है, हमारे बच्चे का साइंस अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, वो माता पिता को सम्मान करता है, उसका बोलचाल शिष्टतापूर्ण है, सारी चीजें, तो फिर कंपैरिजन होता है, तो लोग कहते हैं अरे भाई हम तो वहां इतनी फीस देते हैं, ये बच्चा आपका स्कूल में तो अच्छा पढ़ता है, तो चलो आप हम, और वो पेरेंट भी हमारे संपर्क में रहता है, तो वो खुद से कहता है कि नहीं भाई वो दो एडमिशन। और हम कहते हैं पेरेंट्स को हर बार पीटीएम में बोलते हैं, लास्ट पीटीएम में तो बोलते ही हैं, हम लोग बोलते हैं छिंदवाड़ा में, हम भी बोलते हैं कि भाई आप हमारे वेल विशर हैं, आप ही हमारे
गुरुकुल के अंग है, और आपके बिना गुरुकुल की कल्पना, मतलब बच्चों के लिए तो गुरुकुल है ना। तो आप सहयोगी करिए, आप हमारे एक अभिभावक, एक क्षेत्र में हमारा एक प्रतिनिधि है, और उसको प्रतिनिधि जैसा लगना चाहिए, उसको किराएदार जैसा नहीं लगना चाहिए। हम उसकी गलत बात भी नहीं मानेंगे। अगर गलत मैंने बोला ना कि पेरेंट्स का ओरिएंटेशन भी आवश्यक है। कई बार गलत चीज का पक्ष लेकर के पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, नहीं भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना है। तो वो पेरेंट्स 99 टाइम्स कन्विंस होके जाते हैं हमसे। 1% कोई होते हैं, आप बात उनके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो ऐसी स्थिति होगी, पेरेंट्स संतुष्ट होंगे तो फिर हमारे वही सबसे अच्छे स्रोत बन सकते हैं एडमिशन के लिए। और विद्यालय की छोटी से छोटी व्यवस्था, शिक्षण की छोटी से छोटी चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजों से ही बनता है बड़ी चीज। अगर बिल्डिंग बनानी होती है, उस पर बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो एक एक प्लिंथ का, नींव का एक एक पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, बहुत तत्परता से करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, उच्च क्वालिटी के साथ में उच्च कोटि का काम करते हैं, और छोटी छोटी एक्टिविटी को भी बहुत व्यवस्थित रूप से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से, वो उद्देश्य पूर्ण करने वाली हो, उस ढंग से करते हैं। पेरेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। साल में कई बार ऐसे कार्यक्रम करते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, बच्चों का कोई क्विज है, बच्चों का कोई डे है, प्री प्राइमरी का कोई छोटा सा एनुअल प्लानर बनाते हैं, उसमें पेरेंट्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जोड़िए। अगर उनको स्कूल में कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है तो बुलाइए, एनुअल फंक्शन जरूर करिए, स्पोर्ट्स डे करिए, अच्छी क्वालिटी व्यवस्थाएं करिए। दिखना चाहिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल प्रयास करता है। पेरेंट्स को उसमें बुलाइए, उनके कभी गेस्ट बुलाइए, कभी पूरे पेरेंट्स को बुलाइए। पीटीएम में 100% पेरेंट्स आना चाहिए, इसका मूल्यांकन होना चाहिए, टीचर से पूछताछ करना चाहिए कि आपके 2 पेरेंट नहीं आए, आपके 4 नहीं आए, कल ये पेरेंट्स हमको चाहिए, कल इनको बुलाइए, इनको बुलाइए। वो नहीं आएंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर पेरेंट्स को भी लगता है नहीं भी स्कूल तत्परता से अपना काम कर रहा है, फिर वो आपसे जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमारे वेल विशर बनते हैं, और वो एडमिशन भी लाते हैं, और सारी चीजें पूरी होती हैं, और वो 4 लोगों में बातचीत करते हैं। तो हमारी संस्थान की संख्या हमारा संस्थान या दूसरा संस्थान का मतलब ही नहीं है। यहाँ इस बात से मतलब है कि आपका काम कितना गुणवत्तापूर्ण है, आपकी शैक्षणिक गुणवत्ता कैसी है, आप शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली शैक्षणिक संस्था है, तो फिर आपकी संख्या 21 है दूसरे स्कूलों से। अगर कोई दूसरा स्कूल है तो उसकी आपसे 21 है। और अभी कोविड की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय वेंकट सर। देखिए, कोविड एक ऐसी चुनौती आई थी, उसने सारे स्कूल्स को झकझोर दिया। मतलब हम भी नए थे तो एकदम से हमने, क्या होगा भाई, कहाँ जाएंगे बच्चे, ये हॉस्टल के बच्चे घर चले गए, हम इनको कैसे पढ़ाएंगे। गूगल मीट ढूंढा, उसको टीम को तैयार किया, फिर ट्रेनिंग कराया। आज के पुराने टीचर्स जो हैं पुराने, उनको सब ये नहीं आता है, ऑनलाइन क्लासेस लेना, कैमरा कैसे रखना, ब्लैक बोर्ड कैसे रखना, कैसे पढ़ाना, क्या विजिबिलिटी कैसी जा रही है, ऑडियो कैसा जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। खुद एक स्टूडेंट बन के देखा, पूरे साल समझा, मतलब पूरे महीने 15 दिन ट्रेनिंग में, 8-10 दिन लगातार। फिर लगा कि नहीं, हम वर्चुअल मोड में ठीक जा रहे हैं, अब ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अभी इस बहाने हमारे बच्चे हमसे जुड़े हैं। हमने पॉज तो नहीं कर दिया, पढ़ाई बंद ही कर दी, स्कूल बंद हो गया, भगवान को नहीं पता है कि होगा क्या, कब पढ़ाएंगे, कब लिखाएंगे, कब बच्चे आएंगे, कब कोविड जाएगा, कब स्कूल खुलेगा, कब फीस आएगी, भगवान जाने, राम जाने। ऐसा नहीं, हमने क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग के साथ में जिन स्कूल्स ने चलाया उनको पूरी फीस मिली, पूरे बच्चे रहे, और 4 बच्चे और एडमिशन आए कोविड में। अब चलिए कोविड चला गया, जो डैमेज हो गया, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कर सकते थे, करना चाहिए था। क्यों कि आखिर हमारा बच्चा, मैं टीचर हूं, मैं स्कूल का डायरेक्टर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि मेरा अगर बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में, वो ना तो स्कूल जा रहा है, घर में हो क्या रहा है, 1 महीने की छुट्टी में तो बच्चा इतना उदम कर देता है, ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, तो उस बच्चे का पढ़ाई से कितना गैप आ गया, कितना बेसिक्स फंडामेंटल चला गया उसका, कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो।
और अगर वो 6th क्लास से 8th क्लास में आ रहा है तो 6th और 7th का पूरा उसका जो बेसिक्स है उसका क्या होगा। इस प्रकार से जिनने चिंतन किया उनको अंदर से क्लास लगाने की आग पैदा हुई और फिर उन्होंने उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया और उनकी चीजों को अप्रिशिएट, समाज अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करता ही है, तो उनको संख्या एडमिशन मिला, उनका स्कूल का नुकसान नहीं हुआ। अब चलो हो गया, तो अब वो जो डैमेज हुआ था 2 साल से कोविड के कारण से, उस डैमेज के कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से टीचर्स के और बच्चों के बीच में काम करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। केवल भावना के आधार पर एडमिशन नहीं आएंगे, हमारे काम के आधार पर एडमिशन आएंगे। हमारी टीम में सब शामिल है, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, सब, और सबका ओरिएंटेशन और समय समय से ऐसे कार्यक्रमों की रचना, प्लानिंग, जिससे ज्यादा से ज्यादा समाज स्पर्शी समाज बने हम और समाज से हमारा कांटेक्ट बढ़े। संपर्क है, एनुअल फंक्शन है, छोटे छोटे कार्यक्रम है, पीटीएम है, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी, कितने लोगों को आप अच्छे से, और बुलाने से काम नहीं, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए। लोग आएंगे, 4 जगह देखेंगे, चर्चा का विषय तो बनिए आप, गली गली स्कूल है, सब जगह सब कुछ है, लोग बड़ा है उस पर चिंतन करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। हमको कंपटीशन बहुत कड़ा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में खड़े रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपने आप को कुछ तो करना पड़ेगा, रोना तो नहीं रो सकते। तो ये करना पड़ता है। परंपरागत कार्यक्रम होते हैं हमारे, वो तो ठीक है होते हैं, लेकिन कार्यक्रमों में भी अभी अभी देखिए क्या होता है। अभी कल परसों बैठकर, कल ही बैठ के मैं और प्रिया दीदी बैठे थे, तो हम लोग चिंतन करते हैं, दीदी अपना लैंग्वेज ठीक नहीं जा रहा है, बच्चों की भाषा हिंदी बहुत खराब होती है, सीबीएसई स्कूल में खराब, रीडिंग राइटिंग बिगड़ रहा है, इंग्लिश के ऊपर भी काम करना है, साइंस के फंडामेंटल्स के ऊपर भी काम करना है, तो फिर लैंग्वेज का क्विज करना चाहिए। उनके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या बेसिक्स फंडामेंटल्स होना चाहिए, ये सारा चीज टीचर के आगे विजन रखना कि इस आधार पर इस महीने में हम असेसमेंट करेंगे, ये हमारे एनुअल प्लानर में ये क्विजेस हैं, इसकी आप तैयारी कराइए। और हम उसमें पेरेंट्स को भी बुलाना चाहते हैं। हम प्री प्राइमरी और प्राइमरी के जितने क्विज कराते हैं या जो एक्टिविटी कराते हैं, जो जो मतलब कई सारे राउंड रखते हैं, उसमें सिंगिंग राउंड भी रखते हैं, उसमें प्रार्थना श्लोक राउंड भी रखते हैं, उसमें सब्जेक्टिव राउंड भी रखते हैं, उसमें लैंग्वेज राउंड भी रखते हैं, उसमें मीनिंग भी रखते हैं, ऐसे कई सारे राउंड्स रखते हैं। और उस बच्चे के योगासन भी रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें बच्चा हाउस वाइज अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं, तो फिर उसमें हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स ये देखे 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के कार्यक्रम में कि हमारा बच्चे को यहाँ क्या क्या सिखाया जा रहा है और कैसे सिखाया जा रहा है, उस प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं, तब वो चर्चा करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि परंपरागत कार्यक्रम ही नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों के दृष्टि से भी आप कार्यक्रमों का आयोजन समय समय से करते रहिए, और उसमें हमारी बाहर से गेस्ट को बुलाना, पेरेंट्स को बुलाना, वीडियोस के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से बच्चों तक, पेरेंट्स तक उसको अच्छे रूप में प्रस्तुत करना के, और उसके परिणाम की समीक्षा करना। उससे एक समीक्षा भी तो होती है ना हमारी, कि हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं। अरे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ाते ही है, उसने कोर्स पूरा करा दिया, कॉपी चेक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हो गया कोर्स समय से पूरा, टेस्ट हो गया, परीक्षा हो गई, पास हो गया, अगली साल। अरे भैया, वो जैसे हमको परिणाम चाहिए वैसा उसका मूल्यांकन भी तो होना चाहिए ना। बच्चा कहाँ खड़ा है, अचीवर और नॉन अचीवर जो स्टूडेंट है उसके बीच में गैप है। अचीवर तो ठीक है अचीवर है, नॉन अचीवर है, वो बच्चे के लिए क्यों नहीं है वो अचीवर। तो वो टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद भी वो नॉन अचीवर है, तो उस तक भी प्रिंसिपल या जो हमारी टीम, हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम में पहुंचना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, करते हैं,
एकेडमिक प्लानर बच्चे को बनाएंगे, स्कूल का प्लानर पेरेंट्स के सामने रखेंगे। जब सेशन शुरू होता है उसमें देखिए बच्चों के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट को लेकर के हमने ये प्लान किया है, इन सब में बच्चों को उपस्थित रहना है, इसमें आपका अभी से पार्टिसिपेशन, इसमें आपका पॉजिटिव अप्रोच चाहिए पेरेंट्स की। और जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसका उत्साह बच्चों में बनाए, बच्चों के साथ में पेरेंट्स में बनाए, फिर उसके जो परिणाम आते हैं उसकी समीक्षा की जाए, और समय समय से समीक्षा करने के बाद में फिर उसमें भाई समीक्षा क्यों करते हैं, परीक्षा क्यों लेते हैं, परीक्षा के बाद मूल्यांकन, परीक्षा मूल्यांकन के बाद में सुधार के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है हमको। कोई बच्चा 60% लाता है तो 40% कहाँ से नहीं आ रहा है, तो उसके सुधार के लिए प्लेटफॉर्म मिला ना, कि आखिर कहाँ वो कमजोर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के पेरेंट्स को हर गतिविधि से जोड़ना, डायरेक्टली या कहाँ से आवाज आ रही है, भेज रहा हूँ अभी थोड़ी देर से। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाज कहाँ से आ रही है? हरिओम हरिओम रिमूव कर दे, जो भी ऑपरेटर हो रिमूव कर दे। तो मेरा निवेदन यह है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहें, और हर कार्य में पेरेंट का, देखिए पेरेंट्स का ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी है। आज के पेरेंट को नहीं पता है कि बस उन्होंने स्कूल के ऊपर सौंप दिया बच्चा। अब उससे हमारी क्या अपेक्षा है, पेरेंट्स से स्कूल की क्या अपेक्षा है, और पेरेंट्स को बच्चे के लिए क्या करना है, इस प्रकार के भी विजन को लेकर के हम काम करते हैं और उत्साह से काम करते हैं, नव चिंतन के साथ काम करते हैं, और पेरेंट्स संतुष्ट हमसे रहें, उनका ओरिएंटेशन भी हो, और बच्चों की उन्नति के लिए पेरेंट्स सहभागी बने। संस्था जो कर रही है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करके करे, और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो हाई क्वालिटी हो, बच्चों की संस्कार पक्ष हाई क्वालिटी अच्छा हो। यही हमारे प्रचार प्रसार का साधन है, और यही हमारा एडमिशन बढ़ाता है। बोलने से नहीं बढ़ता है, पैम्पलेट्स, हैंडबिल, ये वो पोस्टर, ये दीवार लेखन, ठीक है बहुत स्कूल है, जो जहां पढ़ रहा है वहां से अगर संतुष्ट है तो फिर वो 4 लोगों से बात करेगा, नहीं भाई यहाँ ठीक है। तो लोगों की, पेरेंट्स की संतुष्टि अगर आप ठीक करेंगे तो प्रचार प्रसार अपने आप ही होता है, और यह एक प्रकार की लंबी साधना है, और इस साधना में कमी नहीं रहना चाहिए। भले साधनों की कमी है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, साधन की कमी होने पर भी अच्छे परिणाम हम दे रहे हैं तो साधन भी बढ़ते हैं, जैसा मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया। बहुत सारी चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, वो नकारात्मकता में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा हमारी ऊर्जा का क्षय हो जाता है और दिमाग की कार्य क्षमता कम होती है ऐसी नेगेटिविटी आने से, साधनों का रोना रोने से, ये नहीं है वो नहीं है वो। भाई जहां जैसी स्थिति है वहां, कहते हैं ना कि मन मस्त फकीरी धारी है, एक ही धुन जय जय भारत जय जय भारत। मन मस्त है, फकीरी है बस, और धुन में लग करके अपना काम करते हैं तो परिणाम आते हैं, और गुरुकुल का सफल संचालन ही हमारी साधना है। बापूजी ने ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी है, और वो तभी प्रसन्न होंगे बापूजी भी जब जो जिम्मेदारी हमको उन्होंने दी है हम उसको व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत अरुचि, व्यक्तिगत स्वभाव, इससे ऊपर उठ करके जो काम हमको दिया गया है गुरुकुल की सेवा में, जो भी हमारी भूमिका है उस भूमिका में हम अपना जो मूल दायित्व है उसमें खरे उतरेंगे, अच्छे परिणाम देंगे तो ये साधना का पुण्य हमको जरूर मिलेगा। मैंने समय की सीमा में रखने का प्रयास किया, 45 मिनट 50 मिनट में जो बात मुझे लगी और जो कहीं ना कहीं हम लोग
मैं काम करता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से 22 साल मैंने विद्या भारती में काम किया। तो जो मेरे बीच मेरे खुद के अनुभव हैं, एक तो खुद के अनुभव होते हैं, एक दूसरों के अनुभव हम कलेक्ट कर लेते हैं, और उससे जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो हमारी स्थितियां हैं, उसमें क्या चीज प्रयोग करना है, क्या नहीं करना है, कब कहाँ करना है, कैसे करना है, जो मैंने अपने जीवन में इतने 32 साल में सेवा करते हुए लगा मुझे कर सकता था, जिससे मुझे कहीं ना कहीं कुछ परिणाम मिले, वो मैंने सब आपके सामने निवेदन किया। इसी के साथ में मेरा ये पहला विषय पूर्ण होता है। उम्मीद है कि इसमें से कुछ बातें आपके काम आएंगी और आप जरूर करेंगे, और करेंगे तो परिणाम आएंगे तो अच्छा लगेगा कि मेरा 1 घंटा 45 मिनट आपके साथ जो गया वो कुछ मेरा सार्थक गया और आपको उसका लाभ हुआ। और ये भी हमारा एक सेवा है बापूजी के लिए कि हम अपने काम का परिणाम दें अच्छा। इससे बड़ी सेवा तो कुछ अभी मैं नहीं मानता। फिर से एक बार सभी का स्वागत है। पता नहीं लगातार 2 सेशन मुझे आपने दिए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य दिखाएं और पूरे समय तक जुड़े रहेंगे तो सार्थक होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये दूसरा वाला जो विषय है कि प्राचार्य की भूमिका। अब प्राचार्य की भूमिका को शब्दों में एक 40-45 मिनट में मैं कैसे व्यक्त कर पाऊंगा, ये मेरे लिए भी एक चुनौती है। फिर भी कोशिश करूंगा कि अपनी बात को अपने अनुभव के आधार पर रख सकूं। तो चाहूंगा कि आप थोड़ा धैर्य दिखा करके इस सेशन को भी, 2 घंटे वैसे काफी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग साधक हैं तो इतना धैर्य तो जरूर दिखाएंगे। प्राचार्य की भूमिका को तो मैं अगर यूं कहूं कि एक रेलवे का जो इंजन है, रेल का इंजन, उस इंजन की भूमिका में प्राचार्य होते हैं संस्था के लिए, किसी भी शिक्षण संस्था के लिए। जैसा मैंने अभी पिछले अपने विषय में 2 बात कही थी कि एक योग्यता को विकसित करना और दूसरा योग्यता का प्रयोग करना, ये प्राचार्य की मूलभूत जिम्मेदारी में आता है। योग्यता को विकसित करना, हमारे पास जो टीम होती है, टीचर्स, क्लरिकल, 4th क्लास, जो भी हमारे सेवादार होते हैं, सेवा करते हैं, उनको स्कूल की नीड के अनुसार, शिक्षण संस्था के विजन के अनुसार, मिशन के अनुसार डेवलप करना, योग्य बनाना, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है उसका प्रयोग करना। कहते हैं कि हर वनस्पति के अंदर कुछ ना कुछ औषधीय गुण है, उसको पहचान करके उसका उपयोग कर लेना। यहाँ प्राचार्य की ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, और वो इंजन की तरह होते हैं, वो योजनाकार होते हैं, प्लानर होते हैं, वो एक अच्छे संगठक होते हैं। कोलैबोरेशन के साथ में काम करना लीडरशिप होती है। इसी को लीडरशिप बोलते हैं कि सबको समाहित कर लेना और सबके साथ काम करना और सबसे काम लेना। अब इसमें 2 बातें और भी महत्वपूर्ण ये हैं कि प्रिंसिपल, चूंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज पर एफिलिएशन बायलॉज होता है, तो उसको इस संस्थान का विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए, तभी वो नीचे तक जाता है। अभी हमारे वेंकट सर ने विजन और मिशन डिस्प्ले किया था। विजन यानी गुरुकुल की संस्थापना का उद्देश्य क्या है। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो सीट पर बैठा हुआ है, जो टीचर्स को लीड करता है, जो पेरेंट्स को लीड करता है, जो बच्चों को लीड करता है, जो समाज के बीच में एक शिक्षक प्राचार्य के रूप में जाता है, उसको संस्था का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, पूज्य बापूजी के द्वारा गुरुकुल की संस्थापना करने का उद्देश्य क्या है, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट। अब विजन क्लियर होता है तो फिर उसका मिशन क्या है। मिशन क्या है? मिशन आने वाले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए
जो भी संस्था में जितने साल वो रहते हैं, एक उसने टारगेट सेट करते हैं कि हमारी संस्थान को हम यहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसको 3 साल में ले जाएंगे, 5 साल में ले जाएंगे, 10 साल में ले जाएंगे। उसके छोटे छोटे से, जैसे पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, तो पहले वर्ष में ये करेंगे, दूसरे वर्ष में ये करेंगे, तीसरे वर्ष में ये करेंगे, चौथे वर्ष में ये करेंगे, 5 वर्ष में हम ये टास्क पूरा कर लेंगे। अगर बाय द वे नहीं हो पाया तो कुछ कारण होंगे बीच में, ऐसे भी 5 साल में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, तो हमको 15 एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो मिशन और विजन, यानी कॉन्सेप्ट, गुरुकुल की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है, विजन क्या है, ये फिर उसको पूरा करने के लिए, विजन को पूरा करने के लिए हमारा मिशन क्या है, ये प्राचार्य को हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ, सीनियर टीम के साथ बैठ करके प्लान करके एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करना है। ऐसा नहीं कि जो होता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, जो होता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम संस्थान के एक रेल के इंजन की तरह हैं, जैसे हम इतना चलाएंगे वैसे चलेगा, और प्राचार्य के ऊपर सबकी दृष्टि होती है। वो प्राचार्य का व्यक्तिगत जीवन है ही नहीं, उसको टीचर भी देखते हैं, उसको बच्चे भी देखते हैं, उसको पेरेंट भी देखते हैं, उसको समाज भी देखता है। एक शिक्षण संस्था का प्राचार्य एक रोल मॉडल की तरह होना ही चाहिए, और उस प्रक्रिया में उसको चलना पड़ेगा। कभी कभी नए बच्चे आते हैं, हम उनसे बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, कॉलेज से पीजी करके आए हैं, नौकरी करने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, शौक है, पैशन है, या कुछ जेब खर्चा निकालने के लिए आए हैं, या किसी मजबूरी से पढ़ाने आए हैं, तो उनके अंदर में वो चीजें, मिशन और विजन पैदा करना, ये बड़ा सावधानी का और धैर्य का काम है। उनको अपने कार्यकर्ता बना लेना, ये जिम्मेदारी प्राचार्य की है। प्राचार्य की दृष्टि सभी पर रहना चाहिए, वो अच्छा योजनाकार होना चाहिए, अच्छा संगठक होना चाहिए, और अच्छा कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, समन्वयक, क्योंकि समन्वयक होना बहुत जरूरी है। और प्रिंसिपल को हमेशा दूरदृष्टा होना चाहिए। जो चल रहा है, डेली अपडेशन आते हैं, डेली प्रिंसिपल्स को अपडेट होना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नूतन, पूरे विश्व के स्तर पर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बदला। अब हम लोग जब एमएससी किए थे तब कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट पर पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी। अगर हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पढ़ना है, या हमको कोविड-19 के बारे में पढ़ना है, या हमको सोवियत यूएसएसआर, सोवियत संघ कैसे टूटा, कैसे यूक्रेन अलग हुआ, किर्गिस्तान कजाकिस्तान अलग हुआ, ये सब हमको समाचार पत्र के माध्यम से मिलता था। हमको कोई हिस्ट्री नहीं पता होती थी इसकी। तो आज तो इंटरनेट है, ये हमारे लिए भी नई चीज है, लेकिन हम पढ़ते हैं, अपडेट रखते हैं अपने आप को। कैसे कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ये म्यूटेंट हो रहा है, कैसे यूक्रेन और रूस का क्या मैटर है, कितना बड़ा देश है, गेहूं उत्पादक है, रूस से किन परिस्थितियों में अलग हुआ, उसमें अमेरिका की भूमिका क्या थी सोवियत संघ को टुकड़े टुकड़े करने में। तो ये सतत अध्ययनशीलता और दूरदृष्टा, और तब अगर वो हर चीजों में आगे होगा तब वो टीचर्स को लीड कर पाएगा। लीड करना है तो अपने को अपडेट रखना ही पड़ेगा। एडवांस चिंतन मनन चाहिए, एडवांस चाहिए, और सतत चिंतन चाहिए, सतत मनन चाहिए। उसको सोचना है, रोज संस्था के लिए सोचना है, टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए सोचना है, पेरेंट्स की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या करना है, बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता उठाने के लिए क्या करना है।
कर्मचारी की किसी की कोई परेशानी दुख है तो उसको कैसे दूर करना है। स्कूल में इस चीज की व्यवस्था करेंगे तो इस चीज से ये फायदा होगा, तो इसके लिए कैसे व्यवस्था की जाए। झाड़ू वाला नहीं आया तो आज सामने का मैदान गंदा लग रहा है, इसे लेकर के टॉयलेट साफ करने वाला क्यों नहीं है, क्यों साफ नहीं है। और शिक्षण की उच्च गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा चीजों का सोचने का काम, प्लान करने का काम और मैनेजमेंट के साथ में समन्वय बिठाने का काम और एक अच्छे संगठन का काम, संगठक का काम और प्लान योजनाकार का काम एक प्राचार्य का एक इंजन की तरह होता है। और उसका दृष्टिकोण हमेशा समग्र होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, समदृष्टा होना चाहिए। वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकता, वो रुचि अपनी अरुचि को केंद्र में रख के काम नहीं कर सकता। वो तत्वनिष्ठ होगा, संस्थानिष्ठ होगा। और सबको समाहित करने वाला होगा, सबको आगे बढ़ाने वाला होगा, सबके अंदर की क्षमताओं को परखने वाला होगा। लीडर कैसा होता है, वो अंदर से पढ़ लेता है कि इस बच्चे में ये क्वालिटी है, इस बच्चे में ये क्वालिटी है, इस टीचर से ये करना है, ये कर सकता है, यहाँ से इससे। यानी संस्था को ओवरऑल रन करने के लिए, शिक्षक को डेवलप करने के लिए, बच्चों के शैक्षणिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको, प्राचार्य को एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। सारी गतिविधियां, विद्यालय की व्यवस्थाएं और उनका क्रियान्वयन करने के लिए बहुत और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से काम करना प्राचार्य की भूमिका है। प्रिंसिपल का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, खुला होना चाहिए, द्वंद्व नहीं हो सकता, डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए और क्विक डिसीजन भी करने पड़ते हैं और न्यायपूर्ण डिसीजन करने पड़ते हैं। ये अनुभव से आता है और समर्पण से आता है। जितना आप काम करने को घुस करके करेंगे, जितना आत्मीयता से करेंगे, जितना समर्पण से करेंगे, उतनी सारी ये चीजें निकल करके आप बहुत अच्छे से करने लगेंगे। फिर आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होता चला जाएगा हर चीज को, हर समस्या को लेकर। शिक्षा में लगातार बदलाव हो रहे हैं, उसके लिए अपडेशन बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रिंसिपल जो है वो शिक्षक, अभिभावक और समाज के एक ब्रिज के रूप में होता है, पुल के रूप में होता है। पेरेंट्स की अपेक्षाएं, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, शिक्षकों का डेवलपमेंट, शिक्षकों के प्रतिभा से काम करा लेना, उनकी प्रतिभा जागृत करना, उनमें उत्साह बनाए रखना, हंसते खेलते प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में विद्यालय का संचालन, बिना तनाव के और बिना भय के विद्यालय में आनंद के रूप में टीचर और बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसा परिवार, सुखी परिवार और ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की जिम्मेदारी प्राचार्य की होती है। एक स्कूल डेली रूटीन चलता है। देखिए, मैंने मतलब कई सालों देखता हूं, मैं इंस्पेक्शन में भी गया हूं, सीबीएसई विद्या भारती के हजार से अधिक इंस्पेक्शन मैंने किए होंगे। मैं अक्सर कहता था कि स्कूल की असेंबली होती है, वहां से मुझे पूरे स्कूल का डिसिप्लिन पता लग जाता है। वो सेल्फ मोटिवेटेड है या आरोपित है। भोजन मंत्र विद्यालय में बच्चों का हो रहा है, वो स्वप्रेरणा से हो रहा है, उनके संस्कार में है, उनके आदत में है कि आज वो कुछ अलग से ही कर रहे हैं। बच्चा क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जा रहा है, असेंबली हॉल से क्लासरूम में जा रहा है, वो लाइन अप होकर के जाता है, वो स्वप्रेरणा से एक व्यवस्था प्रियता के साथ जा रहा है कि कुछ बल्ब लगाने पर जा रहा है। ठीक है, शुरू शुरू में कुछ बल लगाने पड़ते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर वो अभ्यास से उसकी आदत में आ जाता है और आदत से आचरण बन जाता है। तो इन सब चीजों का चिंतन डेली रूटीन में स्कूल चलेगा, चल रहा है। घंटी बजी, बच्चे आए, प्रार्थना हुई, क्लास लगी, टीचर गए, रेस्ट हुआ, बच्चों ने लंच किया, छुट्टी हुई, बस में बैठे, पैदल गए, चले गए। लेकिन
हर विद्यालय का जो हर क्षण और हर जगह सीखने की होती है। कैसे होती है, इस पर हमारा जो चिंतन है वो व्यवहारिक धरातल पर होना चाहिए। बच्चा प्रार्थना में जाता है, नैतिक आध्यात्मिक विकास का कालांश है प्रार्थना। कुछ भी होता है उसमें, गायत्री मंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन कुछ करते हैं, कोई महापुरुष की जयंती मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। तो वो जो पूरे वर्ष भर की प्रार्थना है उसका पूरा प्लान के साथ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से बच्चे का नैतिक और आध्यात्मिक संस्कार सिंचन का कालांश है वो। और खेल का पीरियड होता है तो वहां बच्चे हार जीत में समभाव, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बल, स्फूर्ति, विजिगीषु वृत्ति यानी जीतने का भाव हमेशा, और हार जीत को समभाव से भी लेना, ये खेल के मैदान में बच्चा सीखता है। संगीत के क्लास में जाता है तो आनंद, उसके आनंदमय कोश का विकास होता है, पूज्य बापू जी अपने सत्संग में कहते हैं। तो हमारे विद्यालय में प्राचार्य को शिक्षक से जो गुरुकुल का मिशन है और विजन है, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, प्राचार्य को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और वो रेल के इंजन की तरह है, और वही पूरे गुरुकुल के गतिविधियों के मॉनिटर करना, संचालन करना और हर कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा करना, हर गतिविधि का उद्देश्य पूरा करना। इसके लिए सूक्ष्म और पैनी दृष्टि चाहिए। इसके लिए शिक्षक का ओरिएंटेशन करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक ही तो माध्यम है ना, अकेला कोई तो करने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे जो आचार्य हैं उनके ओरिएंटेशन की साल भर की प्लानिंग होती है, उनको स्थायित्व दिया जाए, उनका ओरिएंटेशन किया जाए, और कौन कौन से जो सीनियर्स हैं उनसे हमसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, नए बच्चों से हमको कैसे उनको तैयार करना है, नए बच्चे मीन्स टीचर्स, ये सब चीजों के ऊपर एक समग्र चिंतन प्राचार्य का होता है। केवल टीचर्स तक नहीं, कक्षा कक्ष तक भी। देखिए क्या होता है कि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सेकेंडरी है और टीचर प्राइमरी है। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे कि प्रिंसिपल हूं तो मैं मैनेजर हूं, मैं एक सीट पर बैठा हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, चैम्बर में बैठा हूं। शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, बाई घंटी बजा रही है, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है। एक उसके मैनेजर जैसा फील होने लगता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर जैसा फील होने लगता है, लेकिन बेसिकली वो टीचर है। उसको क्लासरूम में जाना पड़ेगा, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चों का बॉडी लैंग्वेज क्या है, कक्षा कक्ष का प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट के जो भी सारे पॉइंट्स हैं उसको पारंगत होना पड़ेगा, विषय में पारंगत होना पड़ेगा। क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलिस्टिक जो 6-5 विषय हैं उनके ऊपर में टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चों का जो वो कठिनाई लेवल है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों के सब्जेक्टिव अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतनी विषय में पकड़ करनी पड़ती है। प्री प्राइमरी में बच्चों का रीडिंग राइटिंग बोलना लिखना पढ़ना अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइटिंग सुंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, 4 लाइन की कॉपी में बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, टीचर समय से कॉपी चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक एकेडमिक पार्ट में पूरा शिक्षक को, एक प्राचार्य को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्लासरूम में नहीं जाएंगे, एक एक बच्चे, अभी मैंने कहा ना कि जो अचीवर है और नॉन अचीवर है बच्चा, वहां तक टीचर तो पहुंचता ही है क्योंकि टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन प्रिंसिपल को पहुंचना पड़ता है। वो कैसे पहुंचेगा? वो जब क्लास वाइज रिजल्ट्स आते हैं, स्कूल में जो क्विज होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वहां हर जगह वो मॉनिटर कर रहा होता है। रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट शीट टेबल पर रख करके 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पलटना पड़ता है। क्लास वाइज लैंग्वेज में कैसा कर रहा है, इंग्लिश में कैसा कर रहा है, मैथ्स में कैसा कर रहा है बच्चा, इस एज ग्रुप के बच्चे के अंदर में प्री प्राइमरी में रीडिंग राइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, क्लास में जाकर चेक करना, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो इस दृष्टि से प्रिंसिपल को एक
उच्च कोटि का शिक्षक होना बहुत बहुत आवश्यक है, तभी वो स्कॉलस्टिक चीजों के ऊपर पकड़ कर पाएंगे। और ये कठिन काम नहीं है, क्योंकि मोस्टली प्रिंसिपल वही हैं जो शिक्षक से प्रमोट हुए हैं। ऐसा तो कोई नहीं होता है कि कोई शिक्षक नहीं रहा और प्रिंसिपल बन गया, पढ़ा के आए हैं। और पढ़ते रहना तो जीवन के अंत तक पढ़ता है। चीजें 2 साल में बदल जाती हैं, 4 साल में बदल जाती हैं, हमको अपडेट होते रहना पड़ता है। सब्जेक्ट डिलीवरी टीचर कैसी कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन। मैं विद्यापीठ में प्राचार्य था, 450 बच्चे वहां हॉस्टल में थे। तो मैं लंच के टाइम में रात का जो डिनर होता था, संध्या हुई, संध्या के बाद बच्चे डिनर के लिए जाते थे। स्पोर्ट्स से आए बच्चे, खेल के मुंह हाथ धोया, फिर संध्या कक्ष में संध्या करने जाते थे। संध्या के बाद में सारे बच्चे फिर भोजनशाला भोजन करने जाते थे। तो वो टाइम मेरा कुर्सी पर वहां पर डाल करके मैं जरूर बैठता था। तो मुझसे किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि आप यहाँ इस टाइम रेगुलर वे में बैठते हो, क्यों? तो स्कूल टाइम में 3:45-4 तक स्कूल होता था। मैं क्लासरूम में किसी में एक में चला गया, कभी 2 में चला गया, कभी नहीं भी जा पाया, कभी मैंने राउंड मारते थे, राउंड देते ही थे स्कूल में। फिर मैं शाम को घर में जाके थोड़ा मुँह हाथ धो करके कुछ चाय पानी नाश्ता करके आ जाता था। भोजनशाला के टाइम तक मेरा भी थोड़ा रेस्ट हो जाता था, बैठता था। बोले आप यहाँ बैठते क्यों? तो मैंने उनको, मतलब मेरा बैठने के पीछे उद्देश्य ये था कि 450 बच्चे भोजनशाला जब जाते थे तो मेरी आंखें 450 बच्चों को देखने का प्रयास करती थी और ये पहचानने का प्रयास करती थी कि कौन बच्चा सुस्त है और कौन उदास है, किसने हंसता खेलता जा रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, किसी ने कोई गड़बड़ी किया तो उस बच्चे को बुला के 2 मिनट बात करना। मतलब मैं ऐसे, जैसे एक माँ होती है या घर के कोई पेरेंट होते हैं, तो वो बच्चों को मैं 450 को एक एक रूम में जाकर के तो नहीं देख पाऊंगा, क्लासरूम में नहीं देख पाऊंगा। मेरे अंदर से लगता था कि जब भोजनशाला जाएंगे तो सभी बच्चे भोजन करने जाएंगे, तो मैं उस जगह बैठ करके सारे बच्चों से एक बार हंसते मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर के बच्चे भोजन करने जाएं, मैं भी हंस मुस्कुरा लूं तो एक रोटी ये भी ज्यादा जाकर के खा ले। तो अच्छा लगता है। मैं ये करता रहा, 22 साल तक विद्या भारती में रहा और मुझे उसका आत्म सुख मिलता था। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों के साथ में जुड़ना पड़ता है आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से। ये प्राचार्य की जिम्मेदारी है, ये टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। खुला होना चाहिए बच्चा प्रिंसिपल के साथ। टीचर क्या पढ़ा रहा है, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, उसकी रिजल्ट आता है उसको देखना, उससे चर्चा करना, और डांटने के लिए चर्चा नहीं करना, उसको सुधार करने के लिए चर्चा करना। प्रिंसिपल के ऑफिस में टीचर आते हैं, बच्चे आते हैं, कब आते हैं? तब आते हैं जब उनको कोई मेजर प्रॉब्लम होती है और वो सोचते हैं प्रिंसिपल सर के पास जाकर के कहेंगे, यानी वो ये सोच के आता है कि यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और वो जब आपके ऑफिस से निकल करके जाए तो मुस्कुराता हुआ जाए तो ये लगता है कि उसको सॉल्यूशन मिल गया, अच्छा लगेगा। और वो भारी सर पकड़ के जाए, टेंशन में जाए, यानी वो आपके पास समाधान लेने के लिए आया था, पता लगा कि आपने और डांट डूट दिया, उसको टेंशन दे दिया तो और बेचारा परेशान हो गया। तो ये हमारी भूमिका नहीं है। समस्या नहीं, समाधान करना, अनुष्ठान करना, ये सोच के साथ में काम करना होता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के विकास के ऊपर चिंतन, ये प्राचार्य की भूमिका है। और इसमें एक्शन रिसर्च करना पड़ती है। एक रिसर्चर होना चाहिए प्रिंसिपल को। रिसर्चर यानी एक्शन रिसर्च हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने काफी राज्य शिक्षा केंद्र में मैं जब सदस्य था तो मैं ट्रेनिंग के लिए भी जाता था। तो वहाँ डॉक्टर प्रेम भारती और हमारे सीनियर्स थे, डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी शर्मा, जो अभी एनईपी के लिए नई पॉलिसी बनी है, एनईपी के लिए जो एनसीईआरटी ने नई कमेटी बनाई है, उसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन है चेयरमैन, और उसमें मेंबर डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी शर्मा है जो मेरे प्रिंसिपल भी रहे। तो हम लोग वो एक्शन रिसर्च में हम उनके साथ काम करते थे। अब मेरा नाम किसी ने लिख दिया कि एक्शन रिसर्च के लिए विवेक शर्मा को जाना है, तो मैं जब नया नया टीचर था
मैंने सोचा मैंने रिसर्च तो कुछ किया नहीं है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी शर्मा मेरे प्रिंसिपल भी रहे, मेरे विद्या भारती के प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे, इतने बड़े, मैं उनके आगे कैसा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने 2-4-10 लोगों से पूछा, भैया जी रिसर्च कैसे क्या, तो 2-4 पीएचडी थे उसमें, 2-4 और सीनियर थे, तो उन्होंने बताया ऐसे 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 ऐसे, फिर मैं करने लगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर रिसर्च करने वाला प्रिंसिपल होना चाहिए। अब ये इसका मतलब क्या है, तो मोटे तौर पर इसके 5 पद होते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम के प्रति सेंसिटिविटी। बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, कभी ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी वाहन खराब हो गया, कभी बच्चों ने कुछ कर दिया, कभी टीचर्स का ऐसा है, कभी ये अपेक्षित परिणाम नहीं आया, तो वो एक प्रॉब्लम ही है ना, रोज आती है सुबह दोपहर शाम। उसके प्रति सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, और उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना। जो जितना अच्छा डिफाइन कर लेता है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उतना अच्छा कर लेता है। ये प्रिंसिपल का काम होता है, ये वरिष्ठ लोगों का काम होता है। बच्चे आए, लड़के आए, झगड़ के आए, ये किया वो किया, तो सेंसिटिविटी दिखाइए वहां। वो टीचर के अगर वो आपके पास आई है बात, तो पूरा संवेदनशीलता, पूरा धैर्य, पूरी जिम्मेदारी, पूरा उनको सुनना, दोनों पक्षों को सुनना, और समस्या की पहचान करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, कहां से क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका समाधान करना, और फिर निष्कर्ष निकालना। यही तो साइंटिफिक विधि के मेथड है, यही एक्शन रिसर्च के मेथड है। तो हर क्षेत्र में बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, बच्चे पेन ठीक से नहीं पकड़ते हैं, बच्चे अब्यूजिंग करते हैं, बच्चे टाइम से नहीं करते हैं, बच्चे ये नहीं करते, छोटी 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 100 प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल्स में। टीचर ये उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहे, उसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाना पड़ेगी, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा उसमें। फिर दिमाग में हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं आएंगी, क्या करें, कैसे करें, ये करें, ये करें, ये करें। फिर उन हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट में बदलना पड़ेगा, प्रयोग में। वो प्रयोग करेंगे, सक्सेस हो जाएगा तो हमारा कंक्लूजन अच्छा निकला, नहीं हुआ सक्सेस, फिर क्या करेंगे, दोबारा से प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। हो सकता है हमने प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया हो, फिर दूसरा हाइपोथेसिस दिमाग में आएगी, करेंगे प्रयोग, फिर सक्सेस मिलेगी। एक बार में ही तो कोई इन्वेंशन नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार का रिसर्चर प्रिंसिपल होना चाहिए, इस प्रकार का दृष्टिकोण भी होना चाहिए प्रिंसिपल का, कि नित्य चिंतन करते रहें, नित्य प्रयोग करते रहें, और समस्याओं को के प्रति सेंसिटिविटी दिखाएं, और तब हमारे परिणाम, ये रेगुलर प्रोसेस है हमारी, ये रोज करने वाला काम, रोज रोज कुछ नया मिलेगा, रोज कुछ नया सृजन करेंगे, अच्छा करेंगे। 4 चीजें समाधान करके आए, उसका संतोष होगा कि आज हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और 2-4 नए सृजन करके भी आए। समस्या में ही नहीं घिरे हैं रोज रोज। और ऐसा भी नहीं कि नहीं साहब हम तो सृजन ही कर रहे हैं, समस्याएं तो वो देखेगा। अरे नहीं भैया, वो समस्या जब तक सॉल्व नहीं होगी, उसको सही हाथों के द्वारा सॉल्व नहीं किया जाएगा, सही तरीके से डिफाइन नहीं किया जाएगा, तो फिर हमारा स्कूल रन नहीं कर पाएगा ठीक से। ये इग्नोरेंस हमको ठीक नहीं पड़ेगी। दूसरा, एकेडमिक स्कॉलस्टिक, जैसा मैंने बताया कि पकड़ होना ही, शिक्षक हम पहले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सेकेंडरी है। तो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक पूरी प्लानिंग प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है, और उसका एग्जीक्यूशन, उसके परिणाम, उसकी गुणवत्ता, टीचर्स के अंदर कितनी इंस्पिरेशन, कैसा वातावरण बनाना, किसी कार्यक्रम को लेकर उत्साह पैदा करना, तब जाके कार्यक्रम की सक्सेस आती है, पढ़ाई की सक्सेस आती है, बच्चों के बीच में जो एक्टिविटीज होती है उनकी सक्सेस आती है। शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम, शिक्षक को गाइड करना पड़ता है, वो फ्रेशर होता है, नया होता है। तो ये सारी चीजें हमको प्लान करनी पड़ती है। इवन प्लानर बनाते हैं ना
प्री प्राइमरी का प्लानर क्या होगा, प्राइमरी का प्लानर क्या होगा, प्राइमरी में क्या डेवलप करना चाहते हैं, 6th 7th 8th के बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, प्राइमरी के बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता कैसे लाना, उनके मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, सारी चीजें। इसके ऊपर कोई ना कोई गतिविधि या जो भी हमारे स्कूल की दिनचर्या के कार्यक्रम है, इस सब पर चिंतन करने का काम शिक्षक नहीं करता। शिक्षक तो केवल क्लासरूम में जाता है और विषय पढ़ाता है, रटाता है, लिखाता है, कॉपी चेक करता है, टेस्ट लेता है, छुट्टी कर देता है। उसको परिपक्वता के साथ में विजन देने का काम शिक्षक का होता है, और उसको परिपक्वता देंगे तो हमारी टीम से जोत जलेगी, दीप से दीप जलेगा। और जितने हमारे शिक्षकों में मैच्योरिटी आती जाएगी, वरिष्ठता आती जाएगी, परिपक्वता आती जाएगी, उतना वो संस्थान प्रतिष्ठित होता चला जाएगा। जितने पुराने लोग वहां पर जमते चले जाएंगे, पुराने लोग होते जाएंगे, फिर वो संस्थान की गुणवत्ता अलग दिखने लगती है। फ्रेशर्स को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। और हर स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज को प्लान करने के साथ में टीचर्स के साथ बैठना, उसका मिशन, उसका विजन बताना कि ये एक्टिविटी क्यों है, इससे क्या हम चाहते हैं, बच्चों में कौन सा डेवलपमेंट इसके थ्रू चाहते हैं, इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, इसको एसेस कैसे करेंगे, इसका मूल्यांकन कैसा करेंगे, मूल्यांकन के बिंदु क्या होंगे। अब ASL इंग्लिश में होता है, रीडिंग के लिए अब तो हिंदी में भी अभी CBSE ने सजेस्ट किया है कि हिंदी को आप पढ़वाइए, तो उसका उच्चारण है, उसकी फ्लुएंसी है, उसकी वोकेबुलरी है, उसकी वाक्य रचना है। अरे पढ़वाइए, देखिए ना बच्चों में क्या आ रहा है कि वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश मिला करके शब्द बोल रहे हैं, हिंदी की शब्दावली के कोश ही गायब हो गए बच्चों से, सेंटेंस फॉर्म, वाक्य संरचना बिगड़ रही है बच्चों की, हिंदी में ड्राफ्टिंग नहीं आती है, उच्चारण नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना नहीं जानते हैं। मातृभाषा है, क्षेत्रीयता की भाषा इतनी हावी हो गई है कि मातृभाषा में भी वो मात्रागत वर्तनी के दोष करने लगता है। इंग्लिश में ड्राफ्ट नहीं कर पाता, सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है। हर जगह स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक प्लान टीचर्स को मॉनिटर करना और उसके ऊपर मॉनिटर करने के बाद में उसके निदानात्मक उपाय क्या होंगे, इस पर डिस्कशन करना और इसके लिए टीम डेवलप करना, ये जरूरी है। और पूरा वर्ष भर का प्लानर के साथ उसका एग्जीक्यूशन करना, परिणाम पर चिंतन करना। अभी मैं, प्रिया दीदी, हम लोग बैठे, अभी कल ही बैठे थे, तो मैं क्विज देखे मैंने, भाषा का स्तर गिर रहा है, तो हम साल में क्विज कराएंगे और टीचर से फीडबैक लेते हैं। हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं बातचीत करते रहते हैं साल भर। ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ बिगड़ गया तब पता लगा, अरे नहीं भाई, बिगड़ना जब शुरू होता है वहीं पकड़ लिया तो कुछ कर लेंगे, तो फिर पेरेंट्स में और समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे शिक्षण के। तो ये शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ इंजन की भूमिका प्राचार्य की ही होगी। एडमिशन होता है, बच्चा आता है, वो बड़ी अपेक्षा लेकर के आता है, उसका संपूर्ण विकास करने की जिम्मेदारी, एक स्वप्न पूरा करने की जिम्मेदारी माता पिता का, स्कूल की है। 12 साल बाद जब वो 12th करके जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो हम उसको कोरा नहीं सौंपने वाले, उसको प्रॉपर सौंपना पड़ेगा। और कुछ कमी भी रह गई है तो हमको अपने आप में संतोष होना चाहिए कि हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार की व्यवस्था जुटाना, ये स्कूल के प्राचार्य का काम प्रबंधन के सहयोग से, मार्गदर्शन से करने की जिम्मेदारी होती है। क्या होता है, अभी दीदी ने बताया कि मैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का जो NEP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सलाहकार समिति बनाई है, उसको टास्क फोर्स बोलते हैं, उसका मेंबर हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयरिंग, अब अर्ली चाइल्डहुड केयरिंग, अभी तक तो क्या कॉन्सेप्ट था सरकार का कि पहली से स्कूल चालू होता था। अभी प्राइवेट स्कूल्स नर्सरी, KG1, KG2,
या अर्ली चाइल्डहुड हो गया, और उसमें फर्स्ट सेकंड भी शामिल कर लिया। तो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नर्सरी से सेकंड क्लास तक को प्री प्राइमरी माना है। अब यहां मानसिकता बच्चों की अलग है, उनका इंद्रिय विकास, ज्ञान इंद्रियों का विकास, कर्मेंद्रियों का विकास। कर्मेंद्रियां यानी ये उंगली से लिखना, हाथ से पीटी करना, डांस करना, ये पैरों से उछलना कूदना, ये कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या? आंखों से देखना, पहचानना, समझना, कानों से सुनना, बोलना, और इन्वायरमेंट से परिचित होना, आसपास के वातावरण से हर नई चीज के बारे में उसको जानकारी देना। वो पाठ्यक्रम से बंधा हुआ है, पाठ्यक्रम से बाहर भी उसमें बहुत कुछ है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयरिंग, केयरिंग शब्द लगाया उन्होंने, एजुकेशन नहीं लगाया है। केयरिंग के साथ एजुकेशन। लालय पंच वर्षाणी हमारे शास्त्रों में लिखा है, लालन पालन 5 वर्ष तक के बच्चे का करते हैं, और ताड़न 16 वर्षाणी, 16 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको ताड़न करना पड़ता है। ताड़न का मतलब ये नहीं कि डंडे लगा के पीटना, जैसे ढोलक की आवाज ठीक से निकलने के लिए उसके वो कसते हैं ना छल्ले, ऐसा स्वाद संयम, वाणी संयम, इंद्रिय संयम, ये ताड़न है। तो ऐसे इस प्रकार का जो चिंतन रख करके टीचर्स को डेवलप करना, उनको विजन देना, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की नीड क्या है, बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस कब होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं 12-13 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में स्वभाव में परिवर्तन आता है। और हमारे शास्त्रों में और हमारे शिक्षा व्यवस्था में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, इसलिए कहते हैं योग शिक्षा। अब योग का मतलब क्या है? वो अष्टांग योग से चालू करिए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि तक, उसको पढ़ना पड़ेगा शिक्षक को, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको व्यवहार में लाने के लिए, रटाने के लिए नहीं। नहीं ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ऐसा करना है, ऐसा, अरे वो नहीं समझेगा। अनुभवजन्य ज्ञान, उसको धीरे धीरे अभ्यास पर लाना, इस प्रकार का एक्शन रिसर्च करने की आवश्यकता प्रिंसिपल को होती है, और टीचर को उस प्रकार से डेवलप करने की आवश्यकता है। टाइम टेबल बनाना, विद्यार्थी, छोटी छोटी बातों की मैं समय नहीं जाया करूंगा। टाइम टेबल बनाना तो एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके बनाना है। अपने संसाधनों का पूरा प्रयोग करना, जो संसाधन नहीं है तो वो कैसे हमारे व्यवस्था के अनुसार जुटाए जा सकते हैं, उसको ध्यान में रख के बनाना, व्यवहारिक ढंग से। वर्किंग डेज का सही संतुलन रख के प्लानर करना, परीक्षाएं की डेट डिसाइड करना, उसका मॉनिटरिंग करना। और मॉनिटरिंग क्यों करना? कहते तो मॉनिटरिंग करना, शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात को एश्योर करना मॉनिटरिंग के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू। मूल्यांकन, मूल्यांकन शब्द का अर्थ है अर्जित ज्ञान का मापन। बच्चे ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका मापन करने का इवैल्यूएशन। अब मूल्यांकन विविधतापूर्ण होना चाहिए, वो अलग विषय है। मूल्यांकन मेरे मतलब वो 1 घंटे का अलग विषय है, मैं एक थोड़ा संकेत दे रहा हूं आपको। तो मूल्यांकन पद्धति विविधतापूर्ण हो, शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने वाली हो। और एक शब्द और आता है, हमारे सीबीएसई बार बार कह रही है, आप लोग सब प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, शिक्षक साथ में मेरे जुड़े हुए हैं, एक लर्निंग आउटकम क्या आया बच्चे का, हर चैप्टर के बाद लर्निंग आउटकम। ये बच्चे ने एनवायरनमेंट पढ़ा, बच्चे ने ब्याज पढ़ा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, छोटी क्लास में। प्लैनेट्स पढ़े, आवर यूनिवर्स पढ़ा, तो वो उसको यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जीवित और अजीवितों के बीच में जो संबंध है एनवायरनमेंट में, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अजीवित क्या है? हवा है, पानी है, मिट्टी है। हवा चाहिए प्योर, पानी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज प्योर, मिट्टी है, उसमें पौधे ग्रो करते हैं, पौधा जीवित है। तो जो भी जीवित है वो अजीवितों के ऊपर डिपेंड है, और अजीवित की रक्षा करना जीवितों का कर्तव्य है। इसको एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम पढ़ा दिया पूरा, फूड चेन, फूड वेब, लेकिन उस बच्चे को उसका सम्मान करना, संरक्षण करना नहीं आया, यानी वो लर्निंग आउटकम नहीं आया, शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। तो यहाँ प्रिंसिपल को शिक्षकों के साथ बैठ करके, बच्चों को मॉनिटर करके, उनको इवेल्युएट करके, उनके बीच में क्लास में जा करके ये कभी चेक करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज कि वो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, लर्निंग आउटकम आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बच्चे को क्लियर हुआ कि नहीं, वो अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की स्थिति में है कि नहीं है, ये भी एक साधना है। और इसमें प्राचार्य को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये तो एक एकेडमिक बात हुई। दूसरी बात होती है संस्कार पक्ष। इसका भी सतत मूल्यांकन होता है। प्रार्थना है, भोजन मंत्र है, खेल का मैदान है, लैब एक्टिविटी है, सब सीखने के स्थान है। जैसा मैंने अभी पिछले सेशन में बोला, स्कूल में इंस्पेक्शन करने जाता हूँ तो प्रार्थना हॉल में जाके बैठ जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ क्या कैसे आंखें बंद करते हैं, कितना भाव है, कितना आंखों में उनके श्रद्धा है, कितना उनके अंदर आध्यात्मिकता है, वो सब प्रार्थना में हाथ जोड़ के आंखें बंद करके देखने से जो स्पंदन बनती है उस हॉल की, उसको देख करके समझ में आ जाता है कि यहाँ स्कूल में सेल्फ मोटिवेटेड डिसिप्लिन है या आरोपित है, फोर्सफुली है। तो संस्कार पक्ष, संस्कार स्वयं सिद्ध होना चाहिए, आरोपित नहीं होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन से होना चाहिए, आरोपित यानी फोर्सफुली नहीं लाना चाहिए। इस बात के लिए भी प्राचार्य को और जो सीनियर हैं, शिक्षक हैं, उनको इस प्रकार का क्लाइमेट बनाना पड़ेगा। और हर स्थान सीखने का स्थान होता है बच्चों का, केवल क्लासरूम तक हम पढ़ाई को रटाना लिखाना तक सीमित नहीं कर सकते। टीचिंग प्रोसेस को दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा लर्निंग प्रोसेस में बदलना, जिसे कहते हैं ना लर्निंग आउटकम क्या है। टीचिंग प्रोसेस पढ़ा दिया, आता है क्या बच्चे को, 4 प्रश्न पूछे उससे रिलेटेड, नहीं उत्तर दे रहा है, तो टीचिंग तो हो गई लेकिन लर्निंग नहीं हुई ना उसको। तो बच्चों को लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इस दृष्टि से टीचर के शिक्षण की युक्तियों को कैसे बदलना, शिक्षक को कैसे डेवलप करना, इतना दिमाग लगा करके इस लेवल पर प्रिंसिपल को जाना होता है। इसलिए शिक्षक पहले हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बाद में। एडमिनिस्ट्रेशन करते रहिए, ऊपर से चिल्लाते रहिए, डांटते रहिए, उसको आते ही नहीं है, उसको सिखाएगा कौन। अच्छे टीचर अपॉइंट करिए, अच्छे से उनको डेवलप करिए, कार्य की प्रशंसा करिए, पुरस्कार दीजिए। गलत काम है, कोई चीज नहीं आती है तो उसको बैठ करके सिखाइए, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लगती है, दिखता है, फिर अच्छे लोग दिखते हैं, अलग एक टीम बनती है। जो उथला होता है, कमजोर होता है, वो ऊपर उतराने लगता है, तो या तो वो सुधर जाता है या खुद ही छोड़ के चला जाता है। दोनों चीजें अच्छी हैं, या तो वो हमारे में रम जाएगा, नहीं तो चला जाएगा, उसको जमेगा नहीं, चला जाएगा, तो भी अच्छा है। वो जो उसको जो जमता है वहां जाके काम करेगा। तो स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक के साथ वैल्यूज के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। अब कहते हैं ना, बच्चों के अंदर साहब सोशल वैल्यूज नहीं है, स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है, नेशनल वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यूज तो चली गई हैं। हमारे पाठों में से, हमारी दिनचर्या में से, हमारे हिंदी साहित्य में से, हमारे इंग्लिश में से, हमारे लिटरेचर में से, हमारे सोशल स्टडीज में से वो वैल्यूज को फाइंड आउट करना, निकालना, टीचर को सिखाने का काम कौन करेगा। वो प्रार्थना का, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा का कालांश वहां पर वातावरण निर्मित करने का काम कौन करेगा, हम करेंगे। तो वैल्यूज चाहिए। अब ठीक है, हम लोग गुरुकुल में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अनेक संस्थाएं हैं, मिशनरीज और प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, वैल्यूज नहीं। अरे भाई, आप कर ही नहीं रहे उसके ऊपर काम, तो इसको हम अछूता नहीं छोड़ सकते। बीइंग ए गुरुकुल, इस पर काम करना, इस पर चिंतन करना और इंजन के रूप में काम करना, ये प्रिंसिपल को करना पड़ेगा।
तो पूरी टीम को डेवलप करना पड़ेगा और स्वाध्याय करना पड़ेगा, बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टीचर को जो पढ़ा रहा है वो अपना विषय पढ़ के आएगा वही पढ़ेगा बस। टीचर पढ़ेगा फिर पढ़ाएगा, प्रिंसिपल को थोड़ी पढ़ना है क्योंकि उसको पढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत पढ़ना है। टीचर से 10 गुना 8 गुना 5 गुना ज्यादा, टीचर से ज्यादा अपडेटेड पढ़ना है। उसको हर शिक्षक को हैंडल करना है, हर विषय के टीचर को हैंडल करना है। उसको साइंस भी करना है, उसको लैंग्वेज भी करना है, उसको कॉमर्स भी करना है, उसको मैथ्स भी करना है, उसको स्पिरिचुअल भी देखना है, उसको वैल्यूज भी देखना है, उसको सारा देखना है, उसको स्पोर्ट्स के टीचर से भी बात करना है, बच्चों के हेल्थ एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी काम करना है। तो हर जगह उसको नॉलेज होना चाहिए, उस प्रकार का उसको बेसिक फंडामेंटल तो उसके होना ही चाहिए प्रिंसिपल। तब तो बात कर पाएंगे, तब उस आउटपुट की बात कर पाएंगे। केवल ऊपर से कह दिया नहीं भाई, वो चलता रहेगा, फिर बच्चों में नहीं आता है। और स्पष्ट वक्ता होना चाहिए प्रिंसिपल को, समाधान करता होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का भाव होना चाहिए, डांटने का भाव नहीं होना चाहिए। और आपके पास कोई आता है तो वो प्रसन्न होकर जाए। फील्ड में काम करें तो ज्यादा अच्छा है। ऑफिस में बैठना, देखिए प्रिंसिपल को काफी लंबे समय बैठना पड़ता है, ऑफिस देखना पड़ता है, पेरेंट्स देखने पड़ते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, बहुत सारी चीजें सीट से ही होती हैं। लेकिन अपनी डायरी लिखते हैं, डेली डायरी, स्टडी करते हैं। लेकिन फील्ड में, स्कूल में तो हर जगह जाना, क्लास में जाना, टॉयलेट में जाना, ग्राउंड में जाना, एक कुर्सी यहाँ कल नहीं रखी थी, यहाँ आज कैसे आ गई, इस पर भी ध्यान देना। ये प्लास यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, ये कल तो ये बिजली वाले ने काम किया तो यहाँ छोड़ करके क्यों गया, तो उसको बुला करके कि ये क्या तरीका है। छोटी से छोटी चीजों को उसको देखना ही पड़ता है। इस क्लास का डस्टबिन नहीं है, इसमें फर्नीचर नहीं, मतलब जब प्राचार्य जाएगा तो वो सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, उनकी दृष्टि इतनी शार्प होती है, तो टीचर भी फिर व्यवस्था प्रिय और व्यवस्था पसंद हो जाते हैं, बच्चे भी फिर उसको फॉलो करते हैं। मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ, पुराने टीचर्स मेरे साथ के केले बटे बच्चों को, तो मैंने देखा कि केले के छिलके पूरे ग्राउंड में फैले पड़े हैं भाई। मन रोने लगा अंदर से, क्या हो रहा है ये बच्चे केला खाया, छिलका खट से फेंक, खट, अरे हो क्या रहा है। उस पीड़ा को मैंने बच्चों के सामने व्यक्त किया, अच्छे से बात को रखा, टीचर्स के सामने बात रखा, मैंने किस प्रकार की व्यवस्था, क्या कर रहे हैं ये बच्चे। तो वो फिर हमने डस्टबिन रखवाना शुरू किया। भाई मुझे तो अंदाज भी नहीं था कि डस्टबिन भी नहीं रखा होगा। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हरिओम। सर आ रही है, अब आ रही है सर, बीच में स्टॉप हो बस गई थी। माफ करिएगा, मैंने अपने समय से 10 मिनट ज्यादा ले लिया, 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद में खत्म कर दूंगा। जी सर, जी अनुमति देंगे तो लूं 5 मिनट? नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज सर। तो मेरा मतलब यह है कि हर छोटी से छोटी चीजों पर ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें बहुत बहुत आवश्यक हैं एक प्रिंसिपल के लिए। और इसके अलावा पूरे दिनचर्या में स्कूल आने से लेकर जाने तक, बस से उतरने से लेकर बस में बैठने तक, रेस्ट तक, भोजन मंत्र तक, क्लासरूम में टीचिंग तक, हर जगह प्रिंसिपल का एक दिन में एक बार दृष्टि होना ही चाहिए।
और दूसरी बात आती है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, वो प्रॉपर हमेशा डॉक्यूमेंटेशन में कोई कंसीडर नहीं किया जा सकता। कारण क्या है कि कोई छोटी सी भी हमारी कमी है वो संस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। स्वयं की डायरी प्रतिदिन लिखें। ऑब्जर्वेशन क्लास का या स्कूल का पर डे हो उसको भी नोट बनाएं, डायरी में लिखें। अपनी डायरी में फिर संबंधित को बुला करके बात करना चाहिए। और बेटर टीचिंग, बेटर लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। अच्छी टीचिंग, अच्छी लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये प्रिंसिपल ही करता है इसको। दूसरा, सभी की क्षमताओं का प्रयोग करना। जो नॉन अचीवर बच्चे हैं वो कौन है और क्यों है, और उसको टीचर के द्वारा कैसे ठीक किया जाएगा हमारे रिसोर्सेज के द्वारा, ये बहुत जरूरी काम होता है। हर बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रिंसिपल के पास आती है, यूनिट टेस्ट के थ्रू, हाफ ईयरली के थ्रू। एक एक बच्चे को उसको उंगलियों पर रटा होना चाहिए कि ये बच्चा का एकेडमिक परफॉर्मेंस ये है, व्यवहारिक ये है, ये सारी चीजें हैं। तो फिर वो टीचर्स के थ्रू उनसे काम करा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि टीचर, प्रिंसिपल सोचेंगे कि टीचर का काम है, ये मेरा काम नहीं, तो फिर प्रिंसिपल की भूमिका क्या है भाई? भूमिका तो है ना, यही भूमिका है। तो फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए रेमेडियल एक्शन क्या लेना है, ये प्रिंसिपल को चिंतन करना पड़ता है। टीचर को स्कूल की नीड के हिसाब से कैसे डेवलप करना है। टीचर अच्छे नहीं है, टीचर, अरे भाई आपकी नीड के अनुसार आपको उसको डेवलप करना है। अच्छे नहीं है वो तो ठीक है, एमएससी करके आया, वो फ्रेशर है, थोड़ी सी भी उसमें गुंजाइश है, पात्रता है, तो उसके ऊपर काम करेंगे तो वो जल्दी खड़ा हो जाएगा। ये हमारी ड्यूटी है। दूसरा, हमेशा हमेशा स्कूल में प्रसन्नतापूर्ण, तनावपूर्ण वातावरण, आनंदपूर्ण वातावरण बच्चों के बीच में भी और स्टाफ के बीच में भी। सेल्फ मोटिवेशन से अपना जिम्मेदारी के साथ प्रसन्न होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। अनावश्यक किसी को कोई परेशान नहीं करना, छेड़ना नहीं, तनाव नहीं देना, और अपना थोपना नहीं। उसको भी सुनिए भाई, और जहां वो गलत लग रहा है वहां उसको प्रेम से करेक्शन करा दीजिए, ना कि उसको थोपो और डांटो को, उसको जलील करना कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। ये पैटर्न अब खत्म हो गया है। तो इनफॉर्मल भी कभी कभी बात करनी पड़ती है। इनफॉर्मल बात कैसी करनी पड़ती है? बच्चों के साथ में हम बड़े औपचारिक रहते हैं प्रिंसिपल, कभी उनसे हंसना बोलना। टीचर्स के साथ भी हम फॉर्मल रहते हैं, औपचारिक रहते हैं, लेकिन अनौपचारिक कभी कभी हंसना बोलना भी चाहिए, उससे वातावरण अच्छा बनता है। सद्गुणों की चर्चा करना चाहिए, प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कोई टीचर अगर काम करता है तो अरे उसकी तारीफ कर देंगे, अरे भाई करिए ना उसकी तारीफ, वो इंस्पायर होगा, दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे। अच्छे करते हैं, मैंने देखा कई बार, नहीं वो अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तारीफ करना ठीक नहीं। अरे ये क्या कंजूसी है? बच्चा भी करता है उसको इंस्पायर करिए, टीचर करता है उसको भी मोटिवेशन दीजिए। हम सबकी भूमिका से स्कूल है, ये विजन शिक्षकों में भी पैदा करिए। हम ही अकेले मालिक नहीं है, यहाँ शिक्षक भी उसके विजन होंगे, कोलैबोरेशन होगा आपस में, ये बहुत जरूरी है। तभी काम होता है, तब परिणाम अच्छे आते हैं। और अल्टीमेट में आखिरी में यही कहूंगा कि हमारा जो विद्यालय होता है वो ईंट गारे से बना एक फिजिकल स्ट्रक्चर, भवन नहीं है, ये एक सामाजिक चेतना का केंद्र है। और कई प्रकार की चेतना, शैक्षिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना और श्रद्धा का ये केंद्र बने, इस दृष्टि से, बड़े दृष्टिकोण को रखते हुए विचार करके हमको काम करना चाहिए। और हमेशा उदार, प्रसन्नचित्त, स्वागत का भाव, सत्कार का भाव, हॉस्पिटैलिटी चाहिए। प्रिंसिपल को ये चाहिए होता है। पेरेंट आता है, कहीं से दूर से आता है, भागता आता है, टीचर आता है, जल्दी जाना है, ऑफिस जाना है, बच्चे की प्रॉब्लम है, एक उसके साथ जब एकदम सहजता, सरलता से, आनंद के साथ बातचीत की जाती है तो वो बड़ा विश्वास लेके ऑफिस से जाता है। ये जरूरी है। और छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपके साथ में रखी,
10 मिनट ऊपर हो गया, बहुत सारी बातें हैं, यही करने की होती हैं। और छोटी छोटी चीजें जब हम करने लगते हैं तो बड़े परिणाम आते हैं। और एकदम बड़ा सोचें हाइपोथेटिकली, इधर उधर का ऊंचा ऊंचा, ऐसा वैसा ये होता है, संस्था बड़ी, अरे भाई छोटी छोटी चीजों को ठीक कर लीजिए, उनके द्वारा फिर अपने आप चीजों के बड़े परिणाम अच्छे आने लगेंगे। और स्कूलिंग में तो छोटी छोटी चीजें की नीड अलग होती है, प्री प्राइमरी की अलग नीड होती है, प्राइमरी की अलग नीड होती है, हायर एजुकेशन वालों की अलग नीड होती है। तो एक शिक्षक को, एक प्रिंसिपल को मल्टी डायमेंशनल एक सोच के साथ जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। समय का अभाव है, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। फीस का मेरे द्वारा विषय जो दिया गया था रह गया है। अब मैं 5 बज गए हैं, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के साथ तीसरा विषय लेके आऊँ। जितना भी मैंने सीखा था कहीं से काम करते करते, वो आप सब लोगों के सामने विनम्र भाव के साथ में रखने का प्रयास किया। आप सब लोगों को कुछ जो भी अच्छा लगा हो उसको अपने स्कूल में अप्लाई करिए। और आपने 2 घंटे का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सभी का धन्यवाद और हरिओम।